जेल के अंदर ग्रैंडपा और मिस्टर मीट बहुत गुस्से में थे। जेफ द किलर इन तीनों पर नजर रखा हुआ था। ग्रैनी बहुत उदास बैठी हुई थी। ग्रैनी ने बोला, मुझे लगता है रॉड आइसक्रीम मैन और जेसन हमें बचाने नहीं आएंगे। वो तो जेफ द किलर को भी नहीं बचा सके और ये भी हमारे साथ बंद हो गया। हमें यहाँ से भागने के लिए कुछ करना होगा। वैसे मेरे पास एक प्लान है। जेफ ने यह सुनकर के ग्रैनी से पूछा, कैसा प्लान ग्रैनी, मुझे भी तो बताओ। जेफ द किलर तो अब पुलिस के लिए ही काम कर रहा था, इसलिए वो जानना चाह रहा था। ग्रैनी ने कहा, बस देखते जाओ जेफ कि अब मैं करती क्या हूँ। ग्रैनी के शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था। ईवल नन ने रॉड को कहा, रॉड मेरे बच्चे, आखिर तुम्हारे कहने पर हमने इतनी मेहनत से हॉस्पिटल पे हमला किया, मगर वहाँ जेफ द किलर नहीं था। उसको तो कोई प्रोफेसर तारा ले गए। अब ये बताओ कि आखिर जेफ द किलर को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है, और ये प्रोफेसर तारा कौन है? अरे मॉम, हमारा असल दुश्मन मैंडी और लतीफा फैमिली है। हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा, वरना वो हमें कोई काम करने नहीं देंगे। मैंडी और लतीफा फैमिली से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी टीम बड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए जेफ का बचाना बहुत जरूरी है। और प्रोफेसर तारा, उसको तो मैं जानता हूँ कहाँ है। ईवल नन रॉड की बात समझ गई। लतीफा फैमिली मैंडी के घर पे ही रुके हुए थे। टूटू ने कहा, मैंडी हम अच्छा भला फिशिंग करने के लिए गए थे, मगर पायरेट्स ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मगर मुझे अफसोस है कि वो ट्रेजर मैप हमारे हाथ से निकल गया। अगर ट्रेजर मैप हमारे पास होता तो हम ख़जाना ढूंढते तो बड़ा मज़ा आता। अरे टूटू, शुक्र करो कि हम जिंदा बच करके वापस आ गए, वरना वो पायरेट्स तो हमें मार डालते। और वो जजीरा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, याद है उस पर कितनी बड़ी बड़ी चिपकलियाँ थीं। मैंडी, हमें अब घूमने के लिए कोई नई जगह जाना चाहिए। ठीक है स्वीटू, हम लोग फिर से कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये सुनकर के टूटू और स्वीटू बहुत खुश हो गए। प्रोफेसर तारा अपनी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर इनको पता ही नहीं कि इनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जेसन, रॉड और ईवल नन उनकी लेबोरेटरी में आ चुके थे। रॉड बोला, हेलो प्रोफेसर तारा, क्या कर रहे हो तुम? प्रोफेसर तारा ने पलट करके देखा तो इन तीनों को देख करके डर गए। इतना डर क्यों गए प्रोफेसर तारा हमें देख करके? और फिर रॉड ने रख करके प्रोफेसर तारा को जोर से मुक्का मार दिया, जिससे वो गिर करके बेहोश हो गए। अरे ये तो बेहोश हो गया, कोई बात नहीं, हम खुद से जेफ द किलर को ढूंढते हैं। फिर ये तीनों जेफ द किलर को ढूंढने के लिए निकल गए। प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी बहुत बड़ी थी। ईवल नन जेफ द किलर को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर आ गई जहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि यहां पर आना मना है। ईवल नन को लगा कि यकीनन जेफ द किलर यहीं पर होगा, इसलिए वो अंदर चली गई। ईवल नन जब यहाँ अंदर आई तो उसने देखा कि ये कोई ख़ास लेबोरेटरी है। यहाँ पर टेबल पर बड़े बड़े बर्तनों में अजीब व गरीब चीज़ें रखी हुई थीं। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट भी थे जो कि कोई एक्सपेरिमेंट में मसरूफ़ थे। ईवल नन आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए उनके पीछे आकर के खड़ी हो गई और फिर आकर के बोली, हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जेफ द किलर कहाँ है? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पर बगैर सेफ्टी सूट के आना मना है, क्योंकि यहाँ पर ख़तरनाक केमिकल्स हैं। जेफ द किलर यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त जेसन भी कमरे के अंदर आ गया। ईवल नन ने उसको कहा, अच्छा हुआ जेसन तुम यहाँ पर आ गए। देखो, मुझे यहाँ पर 3 साइंटिस्ट मिले जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जेफ द किलर यहाँ नहीं है, ज़रा इनको लेकर के तो चलो। इन तीनों की तो जान निकल गई। जेसन ने इनको कहा, चलो यहाँ से फौरन। जेसन इन तीनों को लेकर के बाहर जा रहा था। उसने ईवल नन को कहा, मैं रॉड के पास लेकर के जा रहा हूँ उन लोगों को, तुम भी आ जाओ।
ईवल नन को यहाँ पर कुछ केमिकल्स और सिरिंजेस नजर आई जिसको ये बड़े गौर से देख रही थी। उधर जेल में ग्रैनी की तबीयत कुछ खराब हो रही थी। ग्रैनी ने कहा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ग्रैनी क्या हो रहा है तुम्हें? ओहो, ये तो शायद मरने वाली है। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। ग्रैनी जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने जब ये देखा तो दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कोई आए, ग्रैनी की तबीयत खराब हो गई है। प्लीज ग्रैनी को बचा ले कोई, ये तो मर जाएगी। कोई आए, इसको हॉस्पिटल लेकर के जाए। कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई आ क्यों नहीं रहा? तुम लोग किधर हो? जल्दी आओ यहाँ। जेफ द किलर ये सोच रहा था, क्या वाकई ग्रैनी को हार्ट अटैक हुआ है या फिर इसकी कोई ये नई चाल है। अरे कोई आ नहीं रहा, जल्दी आओ। अरे देखो क्या हो गया। ग्रैंडपा और मिस्टर मीट के शोर मचाने पर यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भागते हुए आ गए। एक पुलिस वाले ने इनसे पूछा, क्या हो गया है तुम लोगों को? शोर क्यों मचा रहे हो? ग्रैनी को हार्ट अटैक हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। ग्रैनी तो जमीन पर गिरी हुई थी और जरा सा भी नहीं हिल रही थी और ऐसा लग रहा है कि ये तो सांस भी नहीं ले रही। सारे पुलिस वाले इसको देख रहे थे। फिर एक पुलिस वाले ने कहा, ग्रैनी को यहाँ से फौरन से निकालो और इसे हॉस्पिटल लेकर के चलो। प्रोफेसर तारा होश में आ गए थे। रॉड ने उनसे पूछा, प्रोफेसर तारा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि जेफ द किलर कहाँ है। मेरी बात का यकीन करो, जेफ द किलर यहाँ नहीं, वो तो जेल में है। मैं ग्रैनी के पास जेल में गया तो उसने कहा कि जेफ द किलर यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में होगा। मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, उसको तो प्रोफेसर तारा ले गए। और अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम कह रहे हो कि वो जेल में है। तुमने मुझे क्या पागल समझा हुआ है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉड आइसक्रीम मैन ने अपने मुंह से ठंडी गैस फेंकना शुरू कर दी जिससे प्रोफेसर तारा जम गए और वो जमीन पर गिर गए। ईवल नन और जेसन तीनों साइंटिस्ट को पकड़ करके यहाँ ले आए थे। रॉड ने ईवल नन से पूछा, अरे मॉम, किन 3 नमूनों को उठा करके ले आई हो? क्या इनको पता है कि जेफ द किलर कहाँ है? ये तीनों मुझे अंदर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए, मगर इन तीनों को भी नहीं पता कि जेफ द किलर कहाँ है। अच्छा, तो फिर मैं इनको भी फ्रीज कर देता हूँ। नहीं रुको रॉड, मुझे इनकी लेबोरेटरी से कुछ केमिकल्स मिले थे जो मैंने इन सिरिंजेस में भर लिए हैं। मैं इनको लगा करके देखना चाहती हूँ कि इनको लगाने से क्या होता है। अरे नहीं नहीं, वो इंजेक्शंस इंसानों को लगाने के लिए नहीं हैं। ये खतरनाक वायरसेस हैं। प्लीज ये इंजेक्शन हमें मत लगाओ प्लीज। ये इंजेक्शन तो मैं तुम लोगों को लगा करके ही रहूंगी। जेसन, इन्हें पकड़ के रखना। फिर ईवल नन इनको इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी। साइंटिस्ट भागते तो कहाँ भागते, पीछे तो जेसन खड़ा हुआ था। और फिर ईवल नन ने एक एक करके इंजेक्शंस इनके जिस्म में घुसेड़ दिए। इंजेक्शंस लगते ही इन तीनों के जिस्म में शदीद दर्द होने लगा और फिर ये लोग एक एक करके जमीन पर गिर करके मर गए। अरे इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बस मर गए। चलो जेसन और रॉड, जेफ यहाँ नहीं है। फिर ये लोग जैसे ही यहाँ से जाने लगे तो इन्होंने देखा कि साइंटिस्ट की बॉडी के साथ कुछ होने लगा। जेसन ने कहा, अरे इन लोग को हो क्या रहा है? तीनों साइंटिस्ट की शक्ल बिगड़ चुकी थी और इनकी खालें भी अजीब सी हो चुकी थीं। और फिर इन तीनों ने अपनी आंखें खोल ली। ये तीनों जिंदा हो चुके थे। फिर ये तीनों आहिस्ते आहिस्ते उठने लगे। ईवल नन ने कहा, मेरे ख्याल से हमें अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। ईवल नन, रॉड आइसक्रीम मैन और जेसन यहाँ से फौरन से भाग गए। ये तीनों साइंटिस्ट आहिस्ते आहिस्ते खड़े हो गए और ये अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लगे। अब ये तीनों
इंसान नहीं रहे थे, ये तीनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। प्रोफेसर तारा भी जिंदा थे। वो जमे हुए थे मगर जमीन पे पड़े हुए थे। इनकी लेबोरेटरी के तीनों साइंटिस्ट ईवल नन के इंजेक्शन लगाने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। फिर ये एक एक करके ईवल नन, रॉड और जेसन के पीछे भागे। प्रोफेसर तारा यहां से उठ करके भागने की हिम्मत कर रहे थे। अरे मॉम, तुमने इन तीनों साइंटिस्ट को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगने से उनको हो क्या गया? अरे इनकी लेबोरेटरी में जो केमिकल्स थे वही मिक्स करके मैंने इनको लगा दिए। अब चलो यहाँ से, मुझे उनसे डर लग रहा है। वो लोग पता नहीं क्या बन गए हैं। ये तीनों साइंटिस्ट भागते हुए पीछे आए मगर तब तक रॉड गाड़ी भगा करके वहां से चला गया। मगर इनमें से एक ज़ॉम्बी गाड़ी के पीछे भागने लगी। मगर इन दोनों को जैसे याद आ गया हो कि प्रोफेसर तारा भी तो हैं, और फिर वो उनके लिए वापस लेबोरेटरी की तरफ भागे। पुलिस वाले ग्रैनी को लेकर के हॉस्पिटल आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी की वाकई तबीयत खराब है। वो जरा सा भी नहीं हिल रही थी। सारे पुलिस वाले उसी के आसपास खड़े हुए थे। डॉक्टर को ये देख करके गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे आप लोग बाहर जाइए, ग्रैनी की तबीयत खराब है, हमें इसका चेकअप करना है और इसका ऑपरेशन भी करना होगा। ठीक है, हम बाहर चले जाते हैं, मगर डॉक्टर साहब कोई भी आपको खतरा महसूस हो तो आप हमें फौरन बता दीजिएगा, ओके? चले सब बाहर निकलें। प्रोफेसर तारा उठ करके खड़े हो गए थे और पीछे जो आग लगी हुई थी उससे अपने जिस्म को गर्मी पहुंचा रहे थे। फिर ये समझ गए कि इनके पीछे कोई आ गया है। प्रोफेसर तारा पलट करके बोले, आप दोनों परेशान मत हो, मैं आप लोगों को ठीक कर दूंगा। मगर ये आप लोग मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? ये लोग तो प्रोफेसर तारा को भूल चुके थे और फिर ये लोग भूखे जानवर की तरह से प्रोफेसर तारा के पीछे भागे। हाय हाय, कोई मुझे बचाए। प्रोफेसर तारा भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से फुल स्पीड में भागे। मगर ये ज़ॉम्बीज़ भी प्रोफेसर तारा का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। पुलिस चीफ को जब यह पता चला कि ग्रैनी की तबीयत खराब है तो वो सच्चाई का पता लगाने जेल में आया। उसे देख करके ग्रैंडपा ने उससे पूछा, पुलिस चीफ, मेरी ग्रैनी कैसी है, बताओ। पुलिस चीफ ने ग्रैंडपा को कोई जवाब नहीं दिया और जेफ के पास जाकर के आहिस्ते से पूछा, जेफ, तुम्हें क्या पता है, क्या ग्रैनी की तबीयत वाकई खराब है? नहीं पुलिस चीफ, वो ड्रामा कर रही है, उसका कुछ भागने का प्लान है। ओह नो, कहीं ग्रैनी भाग ना जाए। थैंक यू जेफ, मैं फौरन से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पुलिस चीफ फौरन वहां से भागे। मिस्टर मीट ने जेफ से पूछा, हे जेफ, ये पुलिस चीफ तुमसे चुपके क्या पूछ रहा था? ग्रैनी के बारे में पूछ रहा था, और क्या पूछेगा मुझसे? मैंने कह दिया कि वाकई ग्रैनी को हार्ट अटैक हुआ था। रॉड, ईवल नन और जेसन तो गाड़ी में भाग गए, मगर ये इनका पीछा करते करते शहर में आ गई। कुछ गुंडे बदमाश रात में बातें कर रहे थे। इन्हें देख करके ये रुक गई। एक गुंडा से देख करके बोला, अरे वो देखो पीछे, ये क्या चीज आ गई? चारों गुंडे इसे बड़े गौर से देख रहे थे। अरे लोग हमसे डरते हैं और ये हमें डराने के लिए आ गई है। ये गुंडे समझ रहे थे कि शायद इनके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर ये आहिस्ते आहिस्ते इनके करीब आने लगी। बदमाश लड़की आगे बढ़ी और आकर के बोली, फौरन से अपनी जेब से पैसे निकालो वरना हम सबसे मार खाओगी। गुंडे समझ रहे थे कि ये औरत मेकअप करके आई हुई है और अब इससे आसानी से पैसे निकाल लेंगे, मगर ये क्या, उसने तो इनकी साथी पर हमला कर दिया। इनकी साथी को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत घुसेड़ दिए। लड़की ने अपने आप को पीछे हटाया और बोली, देखो, इस जंगली औरत ने मेरे साथ क्या किया, मेरी गर्दन पे दांत काट लिया। हमसे पंगा, अभी बताता हूं तुझे। ये गुंडा इसे मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर खुद ही मुक्का खा करके दूर जमीन पर गिर पड़ा।
इससे पहले कि ये उठता, इस ज़ॉम्बी ने इस पर छलांग लगा दी और इसको भी काट लिया। बाकी दो गुंडों ने जब ये देखा कि इनके साथियों के साथ ये हो रहा है तो वो समझ गए कि ये तो बहुत ही खतरनाक बला है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, मगर ये ज़ॉम्बी भी इनके पीछे भागी। वो दोनों भाग करके कहीं छुप गए। ज़ॉम्बी इधर उधर देख रही थी कि आखिर वो लोग कहाँ गए। यहाँ पर लोहे की जाली लगी हुई थी, इस वजह से ये यहाँ पर आगे नहीं आ सकी और दूसरी तरफ भाग गई। ये दोनों तो यहीं पर छुपे हुए थे। ज़ॉम्बी जब यहाँ से चली गई तो इन दोनों ने तो सुख का सांस लिया, मगर जब इन दोनों ने सामने देखा तो इन दोनों को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। इनके दोनों साथी भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ये इनके पास आ रहे थे और ये लोग कुछ भी नहीं कर सके। पुलिस चीफ भाग करके हॉस्पिटल के अंदर आए। उन्होंने देखा कि सारे पुलिस वाले आपस में बातें करने में मसरूफ हैं और ग्रैनी तो कमरे में है ही नहीं। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हुए क्या बातें कर रहे हो? ग्रैनी किधर गई? सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर साहब ग्रैनी को हार्ट की सर्जरी के लिए ऊपर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए हैं। अरे ग्रैनी ड्रामा कर रही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, फौरन से ऊपर चलो। ये सुनते ही सारे पुलिस वाले ऑपरेशन रूम की तरफ भागे। प्रोफेसर तारा भाग करके दो ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सिक्योर कमरा था जिसको अनलॉक करके प्रोफेसर तारा अंदर चले गए और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। वैसे तो ये दोनों साइंटिस्ट को इस कमरे को अनलॉक करना आता था, मगर शायद ज़ॉम्बी बनने के बाद ये सब कुछ भूल चुके थे। प्रोफेसर तारा ने फौरन से फोन निकाला और मैंडी को कॉल मिलाई। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ यहां से हटने वाले नहीं थे और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटल में एक जगह नर्स जमीन पे गिरी हुई थी। पुलिस चीफ समझ गए ये यकीनन इसको ग्रैनी ने मारा होगा। ये लोग ग्रैनी की तलाश में ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच गए। ये लोग तेजी से भाग करके ऑपरेशन रूम के अंदर आए, मगर इन्होंने अंदर आकर के देखा कि सारे डॉक्टर्स जमीन पर गिरे हुए हैं और यहाँ तो ग्रैनी है ही नहीं। पुलिस चीफ ने पूछा, डॉक्टर बताओ ग्रैनी किधर है? ग्रैनी तो भाग गई। अरे ये क्या हो गया? ग्रैनी ऑपरेशन रूम से भाग गई थी। पुलिस चीफ को बहुत अफसोस हो रहा था। वो भाग करके खिड़की के पास गए तो उन्होंने नीचे देखा कि ग्रैनी रोड पे खड़ी हुई है। ग्रैनी भी ऊपर देख रही थी पुलिस चीफ को। पुलिस चीफ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी मुश्किल से ग्रैनी पकड़ी गई थी और ये इतनी आसानी से भाग कैसे गई। बाय बाय पुलिस चीफ। ग्रैनी अभी नीचे रोड पर ही है, जल्दी चलो, हम उसे अभी भाग करके पकड़ सकते हैं। फिर सारे पुलिस वाले ग्रैनी को पकड़ने के लिए भागे। डॉक्टर साहब को अफसोस हो रहा था कि इनकी वजह से ग्रैनी भाग गई। सारे पुलिस वाले नीचे जाने के लिए सीढ़ी की तरफ भाग रहे थे। जब पुलिस चीफ वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट आ गई, तो वो बोले, अरे सीढ़ियों की तरफ कहां जा रहे हो? लिफ्ट से नीचे चलो। पुलिस चीफ लिफ्ट के अंदर चले गए। इनकी आवाज सुनकर के बाकी पुलिस वाले भी लिफ्ट की तरफ भागे। सारे पुलिस वाले ठुस-ठुसा करके लिफ्ट के अंदर आ गए। लिफ्ट नीचे क्यों नहीं जा रही? अरे कोई ग्राउंड फ्लोर का बटन तो दबाए। ये लिफ्ट तो अभी भी नहीं चल रही। अरे तुम सबको लिफ्ट में आने को किसने कहा था? लिफ्ट में वजन ज्यादा हो गया इसलिए नहीं चल रही। जाओ सीढ़ी से आओ। लिफ्ट के चक्कर में टाइम जाया हो गया और ग्रैनी वहां से भाग गई। पुलिस चीफ ने आकर के कहा, ग्रैनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जहां दिखे उसे गोली मार देना। मैं पुलिस बैकअप और मैंडी को बुलाता हूं। पुलिस चीफ ने फौरन से सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन किया।
प्रोफेसर तारा ने मैंडी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। प्लीज मैंडी जल्दी आओ। आप फिक्र नहीं करें प्रोफेसर तारा, मैं फौरन आती हूँ। ओह नो, ये हो क्या रहा है? अरे पुलिस चीफ की कॉल। हेलो जी सर। मैंडी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सर मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो मैंडी क्या हुआ? नहीं सर, पहले आप बोले क्या हुआ। अरे मैंडी ग्रैनी भाग गई है। ग्रैनी भाग गई? मगर कैसे? ग्रैनी ने हार्ट अटैक होने की एक्टिंग की, हम इसे हॉस्पिटल ले आए तो वो वहां से भाग गई। तुम फिक्र नहीं करो, तुम यहाँ आ जाओ, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हम इसे पकड़ लेंगे। ओके मैंडी अब तुम बताओ क्या हुआ। सर मुझे अभी प्रोफेसर तारा ने फ़ोन करके बताया कि इनकी लेबॉर्ट्री में जेसन, रॉड आइसक्रीम मैन और ईवल नन आए थे और वो जेफ द किलर के बारे में पूछ रहे थे। ओह नो, फिर क्या हुआ मैंडी? ईवल नन ने प्रोफेसर तारा की लेबॉर्ट्री में काम करने वाले 3 साइंटिस्ट को किसी केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे वो कुछ अजीब से हो गए हैं। प्रोफेसर तारा की जान को खतरा है, हमें उन्हें बचाने के लिए फौरन जाना होगा। मैंडी ऐसा करो कि प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए कुछ पुलिस वाले उनकी मदद के लिए भेज दो और तुम यहाँ ग्रैनी को पकड़ने के लिए मेरी मदद के लिए आओ। ओके सर, मैं आपके पास फौरन आती हूँ। मैंडी ने सोचा कि पुलिस चीफ ठीक कह रहे हैं, प्रोफेसर तारा को तो कोई भी पुलिस वाला बचा सकता है, इसे ग्रैनी को पकड़ने के लिए फौरन जाना चाहिए। ग्रैनी को डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसे किसी सवारी की जरूरत थी ताकि वो शहर से निकल करके जंगल की तरफ चली जाए। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, ग्रैनी ने उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी वाला नहीं रुका और ग्रैनी को टक्कर मार करके वहां से चला गया। मुझे टक्कर मार के चला गया, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं छोड़ूंगी। ग्रैनी की किस्मत अच्छी थी जो कि फौरन से यहाँ से चली गई, वरना वो अभी पकड़ी जाती क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे। ग्रैनी को डर था कि कहीं वो अब पकड़ी ना जाए क्योंकि पुलिस वाले इसके बहुत करीब आ चुके थे। एक पुलिस वाले को लगा कि शायद ग्रैनी यहाँ पर है, मगर फिर वो वहाँ से चला गया। ग्रैनी अपनी जान बचाने के लिए गलियों में इधर उधर भाग रही थी। फिर उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं सड़क पर, तो उसने उन्हें देख करके आवाज़ लगाई। अरे मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग एक बेसहारा बूढ़ी औरत को एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हैं? ये तो वो साइंटिस्ट और 4 गुंडे थे जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अरे ये कौन कार्टून लोग हैं? इन ज़ॉम्बीज़ को अपना अगला शिकार मिल चुका था। ग्रैनी ने कहा, ऐसी अजीब सी शक्लें क्यों हैं तुम लोगों की? क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोग जानते हो मैं हूँ कौन? मैं हूँ ग्रैनी। लोग मेरे नाम से डरते हैं, मगर तुम लोग क्यों नहीं डर रहे? तुम लोग क्या चाहते हो? अरे पीछे हटाओ, छोड़ दो मुझे। पुलिस चीफ ने चीख की आवाज़ सुन करके कहा, अरे ये आवाज़ तो ग्रैनी की है, वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। ग्रैनी इनके वाकई बहुत करीब थी। सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए भागे। मैंडी ने पुलिस वालों को प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए भेज दिया था। सारे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर के ग्रैनी को काट लिया था, मगर ग्रैनी कुछ भी नहीं कर सकी। थोड़ी देर तक तो ग्रैनी यूं ही खड़ी रही और फिर वो भी इन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन गई। पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए थे जहां पर ज़ॉम्बीज़ और प्रोफेसर तारा थे। शुक्र है कि कोई मुझे बचाने तो आया। पुलिस वालों, इनको मार नहीं देना, ये मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं, तुम इन्हें पकड़ लो, मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। ज़ॉम्बीज़ ने पीछे पलट करके पुलिस वालों को देखा। अब ये लोग इन पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वालों ने प्रोफेसर तारा की बात सुन करके अपने हथियार नीचे कर दिए और इन ज़ॉम्बीज़ को जिंदा पकड़ने का सोचा। ग्रैनी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसमें लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ताकत आ गई है। अब बाकी ज़ॉम्बी जो थे वो लोगों के घर में घुस रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काट सकें। पुलिस वाले ज़ॉम्बीज़ को क्या पकड़ते, ज़ॉम्बीज़ ने तो इन्हीं को पकड़ करके काट खाना शुरू कर दिया।
प्रोफेसर तारा सोच रहे थे कि इनको पुलिस वालों को ज़ॉम्बीज़ को मारने से मना नहीं करना चाहिए था। इन्होंने फ़ौरन से फ़ोन निकाला और मैंडी को कॉल मिलाई। मैंडी गाड़ी चला रही थी। मैंडी ने बोला, प्रोफेसर तारा आप ठीक हैं? अरे मैंडी, मैं तो पहले से ज़्यादा खतरे में हूँ। क्यों, क्या आपको पुलिस वाले बचाने नहीं आए? मैंडी, मुझे पुलिस वाले बचाने आए थे, मगर अब मुझे इन पुलिस वालों से कौन बचाएगा? क्या? मैं कुछ समझी नहीं प्रोफेसर तारा। मैंडी, मेरे साइंटिस्ट ने तुम्हारे पुलिस वालों को काट लिया और अब वो भी उन्हीं की तरह कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंडी, अगर तुम मुझे जल्दी बचाने नहीं आई तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। आप फिक्र नहीं करें प्रोफेसर तारा, मैं आपकी मदद के लिए फौरन आती हूँ। मैंडी ने फौरन से गाड़ी का ब्रेक लगाया क्योंकि सामने से ज़ॉम्बी ग्रैनी आ चुकी थी। ग्रैनी को काटने के बाद ये ज़ॉम्बीज़ अब लोगों के घरों में घुस रहे थे। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ खून के प्यासे थे। फिर ये लोग एक कमरे के अंदर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ बिस्तर पर 2 बच्चे सो रहे हैं। इनको अपना अगला शिकार मिल गया था। ये दोनों बच्चों को काटने के लिए आगे बढ़े। बच्चों की चीखने की आवाज़ सुन करके बच्चों के पापा बोले, ये तो हमारे बच्चों की चीखने की आवाज़ है, हमारे घर में शायद कोई घुस गया है। चीखने की आवाज़ सुन करके ये दोनों बच्चों के कमरे की तरफ भागे। इनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। दोनों बच्चे बिस्तर पर पड़े हुए थे और ज़रा सा भी नहीं हिल रहे थे। और ये है कौन इनके कमरे में जिन्होंने इन बच्चों को काट लिया और अब इनको काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लतीफ़ा फैमिली मैंडी के घर पे ही रुके हुए थे। रात में टूटू ने एक बुरा सपना देखा जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। स्वीटू मजे से अपने बिस्तर पे सो रही थी। टूटू को थोड़ी प्यास लग रही थी, इसलिए वो उठ करके पानी पीने के लिए चला गया। टूटू फ्रिज खोल करके खड़ा हुआ था। फिर इसे आवाज आई जैसे कि कोई घर के अंदर आ गया हो। इसने सोचा शायद इसका वहम है, मगर ये वहम नहीं था। वाकई कोई घर के अंदर था जो इसके करीब आ रहा था। वैसे तो फ्रिज टूटू ने पानी पीने के लिए खोला था, मगर फ्रिज के अंदर कुछ मजे की चीजें नजर आईं तो वो खाने लगा। फ्रिज का दरवाजा बंद करते ही जैसे ही टूटू ने देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। इसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ग्रैनी जोर जोर से हंस रही थी। मैंडी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी और उसने पुलिस चीफ को फोन लगाया और बोला, सर आप कहाँ हैं? ग्रैनी मेरे सामने खड़ी हुई है, आप गली नंबर 12 में आ जाइए। ओके मैंडी, मैं फौरन से वहां पर आता हूँ। मैंडी को ग्रैनी मिल गई है, चलो मेरे साथ आओ। सब पुलिस वाले पुलिस चीफ के पीछे भागे। मैंडी गाड़ी से उतर गई थी और उसने अपनी गन ग्रैनी की तरफ की हुई थी। मैंडी ने कहा, ग्रैनी तुम पकड़ी जा चुकी हो, अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। ये पुलिस चीफ कहाँ रह गए? मैंडी अकेले ग्रैनी को पकड़ने से डर रही थी। वो पुलिस चीफ का इंतजार कर रही थी, मगर ग्रैनी आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आने लगी। मगर थोड़ी ही देर में पुलिस और पुलिस चीफ यहाँ पर आ गए। शाबाश मैंडी, मुझे पता था कि तुम ग्रैनी को पकड़ लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। थैंक यू सर। मगर सर ग्रैनी को देखें, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी है और आंखें भी लाल हो रही हैं। मैंडी, मुझे लग रहा है शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाकर के इसे पकड़ लो। ग्रैनी को जाकर के पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया, मगर पीछे घर से वो ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे जो अभी घर में घुस करके लोगों को काट रहे थे। अरे ये क्या, इन्होंने जिस फैमिली को काटा था वो सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इन्हें पलट करके एक पुलिस वाले ने देखा और बोला, पुलिस चीफ ये देखे कौन लोग आ गए। अरे मैंडी, ये क्या सीन है? सर ये क्या हो रहा है? वो देखें पीछे इस किस्म के और लोग आ रहे हैं।
ज़ॉम्बीज़ जो घर के अंदर घुसे थे उन्होंने फैमिलीज़ को काट करके अपने जैसा बना लिया था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब इन्हीं की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे। मैंडी ने कहा, सर मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमारी जान को खतरा है। मगर ग्रैनी को क्या छोड़ दें हम? सर ग्रैनी को हम फिर पकड़ लेंगे, अभी तो फौरन यहाँ से भागें। ओके मैंडी, अरे अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। पुलिस चीफ की बात सुनते ही सारे पुलिस वाले यहाँ से भागे। ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे थे। ग्रैनी बहुत खुश हो रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी इन सब की बॉस बन गई थी। पुलिस चीफ मैंडी की गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गए, जबकि पुलिस वाले ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंडी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? इन सब के बारे में प्रोफेसर तारा को ही पता होगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी से ही शुरू हुआ है। हमें फौरन से प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी जाना होगा, क्योंकि प्रोफेसर तारा की जान को खतरा है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि जो पुलिस वाले हमने उनकी मदद के लिए भेजे थे वो भी अब इंसान नहीं रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो फौरन से प्रोफेसर तारा के पास। अरे मम्मी मुझे आए मम्मी, अरे आए मम्मी, मुझे बचाओ मम्मी, किधर हो मम्मी? क्या हो गया है टूटू, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? गौर से देखो, मैं मम्मी ही तो हूँ। टूटू ने गौर से देखा और बोला, क्या आप मेरी मम्मी हो या फिरौन की मम्मी? या आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है? अरे मैंने अपने मुंह पर क्रीम लगाई हुई है। ओह सॉरी मम्मी, मैं समझा कोई भूत आ गया है। तुम उठे हुए क्यों हो अभी, और रात में फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? मैं नींद में डर गया था और मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए यहाँ आया था। मुझे जोर की एक आवाज़ भी आई थी। कुछ देर पहले मुझे भी आवाज़ आई थी। मैंने देखा मैंडी तेजी से घर से बाहर जा रही थी। इतनी रात में मैंडी कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता, पुलिस की जॉब में वैसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है। अब तुम भी जाकर के सो जाओ। मैंडी और पुलिस वाले प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी पहुंच चुके थे। सब भागते हुए वहां पर आ गए जहां पर प्रोफेसर तारा एक्सपेरिमेंट करते थे। सर जी, प्रोफेसर तारा तो यहाँ पे नहीं है। प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी बहुत बड़ी है, हम लोग एक साथ ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा, हमें अलग अलग ढूंढना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ लेबोरेटरी में फैल जाते हैं और अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं, मगर ख्याल रहे कोई भी अकेला ना रहे। चलो ढूंढने के लिए। प्रोफेसर तारा को ढूंढने के लिए सब निकल पड़े। पुलिस वाले बहुत एहतियात के साथ प्रोफेसर तारा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था कि इनसे पहले जो यहाँ पुलिस वाले आए थे वो मॉन्स्टर बन चुके थे। साइंटिस्ट और पुलिस वाले जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे उस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर प्रोफेसर तारा बंद थे। ये शीशे के दरवाजे तो किसी भी टाइम टूट सकते थे। प्रोफेसर तारा को लग रहा था कि अब ये मारे ही जाएंगे। उन्होंने फौरन से मैंडी को एक बार फिर कॉल मिलाई। मैंडी वहां पर पहुंच चुकी थी जहां पर प्रोफेसर तारा थे। किसकी कॉल है मैंडी? प्रोफेसर तारा की कॉल है। हेलो प्रोफेसर तारा। मैंडी तुम कहाँ हो? मैं लेबोरेटरी में ही हूँ, मैंने आपको देख लिया है। मैंडी मुझे लगता है कि इन्होंने तुम्हारे फोन की घंटी की आवाज सुन ली है, अब ये तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं इनसे निपट लूंगी। सर भागे यहां से फौरन। मैंडी और पुलिस चीफ फौरन वहां से भागे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई और भी आ गया है। मैंडी और पुलिस चीफ इनको जान से नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि ये थे तो अपने ही ना। मैंडी और पुलिस चीफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि इनके पीछे 3 ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। मैंडी अब क्या करना है? हम दोनों तो यहाँ फंस गए हैं। तीनों ज़ॉम्बीज़ सामने से आ रहे थे। पुलिस चीफ ने कहा,
मैंडी, हमें इन्हें गोली मारनी पड़ेगी वरना ये तो हमें मार डालेंगे। ठीक है, मगर हम इन्हें गोली सिर्फ जख्मी करने के लिए मारते हैं, इनके हाथ पांव पे, ताकि ये हमारे पीछे ना आ सकें। ज़ॉम्बीज़ भूखे जानवरों की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर मैंडी और पुलिस चीफ ने इन पर फायर खोल दिया। गोलियां इनकी टांगों पर लगी, जिससे ये फौरन ही जमीन पर गिर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस चीफ और मैंडी को अच्छा मौका मिल गया और वो भाग करके प्रोफेसर तारा के पास चले गए। वहां पर भी 3 ज़ॉम्बी थे। फिर उन पर भी मैंडी और पुलिस चीफ ने फायर खोल दिया। एक ज़ॉम्बी तो गोली लगते ही जमीन पे गिर गया। बाकी 2 ज़ॉम्बी गुस्से में आगे बढ़े तो मैंडी और पुलिस चीफ ने इनकी भी टांगों पर गोलियां मार करके इनको जख्मी कर दिया। मैंडी भाग करके कंट्रोल पैनल के पास गई और प्रोफेसर तारा से पूछा, प्रोफेसर तारा, इसका कोड बताइए मुझे फौरन। मैंडी, इसका कोड है 0217। मैंडी ने फौरन से कोड लगाया तो ये दरवाजा खुल गया। फायर की आवाज सुनकर के 3 पुलिस वाले वहां पर भाग करके आए, जहां थोड़ी देर पहले मैंडी और पुलिस चीफ ने 3 ज़ॉम्बीज़ को जख्मी किया था। यकीनन इनको पुलिस चीफ और मैंडी ने मारा होगा। चलो हम लोग प्रोफेसर तारा को ढूंढते हैं जाकर के। गोली लगने की तकलीफ इन ज़ॉम्बीज़ को आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही थी और अब ये होश में आ रहे थे। प्रोफेसर तारा मैंडी और पुलिस चीफ को बता रहे थे कि ईवल नन की वजह से ये वायरस इनके साइंटिस्ट में फैल गया और इनके साइंटिस्ट ने जैसे ही पुलिस वालों को काटा तो वो भी ज़ॉम्बी बन गए। ये वायरस बहुत खतरनाक है और एक से दूसरे में बहुत जल्दी लग जाता है। प्रोफेसर तारा, अब ये बताएं कि करना क्या है? ये वायरस तो बहुत तेजी से शहर में फैल रहा है। मैंडी, परेशान मत हो, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये ज़ॉम्बीज़ ठीक हो सकते हैं। अरे वो देखो, कौन आ गया है। वही 3 पुलिस वाले यहाँ पर भी आ गए थे। ये लेबोरेटरी तो बहुत बड़ी है, शुक्र है आप लोग मिल गए हमें। पुलिस चीफ ने प्रोफेसर तारा को कहा, प्रोफेसर तारा, अब हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। अरे नहीं, मेरी ज़ॉम्बीज़ पे सारी रिसर्च यहाँ लेबोरेटरी में है। मुझे लेबोरेटरी में रह करके काम करना पड़ेगा ताकि मैं इनका इलाज कर सकूं। प्रोफेसर तारा ने सामने देखा तो वो डर गए। जख्मी ज़ॉम्बीज़ ठीक हो गए थे और उन्होंने चुपके से आकर के पुलिस वालों को पीछे से पकड़ लिया। अचानक हमला करके इन तीनों ने पुलिस वालों को काट लिया। पुलिस चीफ, ये तीनों ठीक कैसे हो गए? ये देखो, ये तीनों भी होश में आ रहे हैं। एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हो रहे थे। प्रोफेसर तारा ने कहा, मैंडी, पुलिस चीफ, आप दोनों भी अंदर आ जाइए, ये दरवाजा खुद से बंद हो जाएगा। मैंडी और पुलिस चीफ आए तो प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए थे, मगर अब खुद यहाँ फंस गए थे। पुलिस चीफ घबरा गए और बोले, मैंडी, यूं तो मेरी पुलिस फोर्स एक एक करके सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। सर, हमारे साथ 2 पुलिस वाले और भी आए थे, वो कहाँ चले गए? इन लोगों के साथ 2 पुलिस वाले और भी आए थे। वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं बल्कि लेबोरेटरी के बाहर पहरा दे रहे थे। फिर इन दोनों ने देखा कि सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ का वायरस बहुत तेजी से शहर में फैल रहा था और ये ज़ॉम्बीज़ शायद इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। ये दोनों लेबोरेटरी के बजाय अपनी गाड़ी की तरफ भागे। ये ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर आ गए, अब क्या करना है? हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। क्या मैंडी और पुलिस चीफ को जाकर के नहीं बताएं कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं? हम उनको फोन पे बता देते हैं। भागो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेबोरेटरी में पुलिस चीफ का फोन बजा। उन्होंने फौरन से फोन उठाया। हेलो पुलिस चीफ, आपको खबर देनी थी कि लेबोरेटरी के बाहर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, आप फौरन से वहां से निकलकर भागें। क्या? ओह नो। सर, कौन था फोन पे?
और क्या कह रहा था? मैंडी, पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि शहर से ज़ॉम्बीज यहाँ बाहर लेबोरेटरी तक पहुँच गए हैं। ओह नो, हमें तो यहाँ से फौरन निकलना होगा, वरना ये शीशे का दरवाज़ा तो कभी भी टूट सकता है। ज़ॉम्बीज शीशे के दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे और वो इस कमरे के अंदर घुसना चाह रहे थे। और जिन पुलिस वालों को अभी काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। पुलिस चीफ, सर जी, क्या सीन है ऊपर? मैंडी ने पुलिस चीफ को कमरे के ऊपर छत पे चढ़ा दिया। क्या हुआ सर, ऊपर क्या है? क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मैंडी, मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता है, अब तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। ठीक है, आप हाथ दें, प्रोफेसर तारा को ऊपर खींच लीजिएगा। मैंडी, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। प्रोफेसर तारा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी टाइम अंदर आ जाएंगे, आप हिम्मत तो करें। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का दे रहे थे। प्रोफेसर तारा ने हिम्मत की और अपने हाथ ऊपर किए। ऊपर से पुलिस चीफ ने हाथ दे करके उनको ऊपर खींच लिया। शाबाश प्रोफेसर तारा, हाथ ज़ोर से पकड़े रहें। ओह नो, ये तो दरवाज़ा तोड़ ही देंगे। पुलिस चीफ, जल्दी करें, मुझे भी ऊपर खींचें। आखिरकार शीशे का दरवाज़ा टूट गया। ओह नो, मैं तो गई। पुलिस चीफ, जल्दी से मुझे हाथ दें, मुझे खींच लें ऊपर। मैंडी बच गई। अगर 1 सेकंड भी देर होती तो ये ज़ॉम्बीज़ मैंडी को पकड़ लेते। थैंक यू पुलिस चीफ, आपने मुझे बचा लिया। अब यहाँ कहाँ जाना है? बहुत अंधेरा हो रहा है। इस साइड पे मुझे कोई रास्ता दिख रहा है, आ जाओ मेरे पीछे। ज़ॉम्बीज़ ऊपर आने का कोई तरीका सोच रहे थे। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर तारा ने कहा, मैंडी, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकता हूँ, बस तुम इन्हें मेरी लेबोरेटरी से बाहर निकाल दो। ठीक है प्रोफेसर तारा, एक बार हम खुद यहाँ से जिंदा बच करके निकल जाएं, तो फिर इन ज़ॉम्बीज़ को हम यहाँ से हर सूरत में बाहर निकाल देंगे। मैंडी, यहाँ पर आना। पुलिस चीफ को शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल गया था। मैंडी भी फौरन से उनकी तरफ भागी। प्रोफेसर तारा को एक अजीब सी आवाज आई। उन्होंने पीछे पलट करके देखा। सर, यहां से तो हम बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार मैंडी और पुलिस चीफ को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। दूसरी तरफ प्रोफेसर तारा को कोई आवाज सुनाई दी थी। वो देखने के लिए गए कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। ग्रिल को हटाने के लिए मैंडी और पुलिस चीफ ने इस पर लातें मारना शुरू कर दी। फिर पुलिस चीफ ने जोर की लात मारी, जिससे ग्रिल नीचे जा गिरी। ये दोनों अपनी कामयाबी पर खुश हो रहे थे, मगर इनकी खुशी थोड़ी देर की थी। मैंडी, पुलिस चीफ, मुझे बचाओ। मैंडी और पुलिस चीफ को प्रोफेसर तारा की चीखने की आवाज आई, इसलिए वो उनको बचाने के लिए फौरन से भागे। दोनों ने अपनी गन निकाल ली थी और रेडी थे किसी भी खतरे से निपटने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि सामने से प्रोफेसर तारा भागते हुए आ रहे हैं। मैंडी, पुलिस चीफ, यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिला कि नहीं? हाँ हाँ प्रोफेसर तारा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। ये बताएं, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? मैंडी, मैंने देखा कि 2 ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ गए हैं और वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ओह नो, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा, हमारे पीछे आएं। फिर मैंडी और पुलिस चीफ के पीछे प्रोफेसर तारा भागे और यहाँ पर पीछे से 2 ज़ॉम्बीज़ आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए आ रहे थे। मैंडी और पुलिस चीफ ने यहाँ पर लगी ग्रिल को तोड़ दिया था। पुलिस चीफ ने यहाँ से नीचे छलांग लगा दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। पुलिस चीफ यहाँ से भागे और फिर उन्होंने पलट करके मैंडी को कहा, मैंडी, प्रोफेसर तारा का हाथ पकड़ करके नीचे छलांग लगा दो।
प्रोफेसर तारा, सोचने का टाइम नहीं है, फौरन छलांग लगाएं। मैंडी, ये तो बहुत ऊंची जगह है, मैं यहाँ से नीचे छलांग नहीं लगा सकता, मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। प्रोफेसर तारा, इतनी ऊंचाई नहीं है, यहाँ से गिरने से कोई नहीं मर सकता। मैंडी, एक दफा मैं सोते हुए मैं बिस्तर से नीचे गिर गया था तो मेरा हाथ टूट गया था। प्रोफेसर तारा, पीछे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, मेरे साथ कूदिएगा। 3, 2, 1। 3, 2, 1 करके मैंडी ने तो नीचे छलांग लगा ली, मगर प्रोफेसर तारा ऊपर ही रह गए। प्रोफेसर तारा नीचे कूदने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। ज़ॉम्बीज़ इनके बहुत करीब आ रहे थे। इनमें से एक ज़ॉम्बी प्रोफेसर जेम्स थे। प्रोफेसर तारा ने इनको कहा, प्रोफेसर जेम्स, आप तो मेरी बात समझें, मैं आपको ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत काटे। कूद जाएं प्रोफेसर तारा, फौरन। प्लीज़ प्रोफेसर तारा, जंप लगाएं। प्रोफेसर तारा को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया, मगर आखिरकार वो हिम्मत करके नीचे कूद गए। शुक्र है प्रोफेसर तारा को नीचे छलांग लगाने से कोई चोट नहीं लगी। फिर ये तीनों यहाँ से भाग गए और एक झाड़ी के पीछे आकर के छुप गए। सब इधर उधर देख रहे थे। मैंडी ने पूछा, पुलिस चीफ, कोई ज़ॉम्बी हमारे पीछे तो नहीं आ रहा? अभी तो नहीं, मगर वो जल्द हमें यहाँ ढूंढ लेंगे। प्रोफेसर तारा, आपने तो हद ही कर दी, इतनी सी छलांग नहीं लगाई जा रही थी आपसे, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? सॉरी मैंडी, मैं थोड़ा डर गया था, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोफेसर तारा ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। फिर जब अपने हाथ को देखा तो उस पर तो खून लगा हुआ था। पुलिस चीफ, अब करना क्या है? मैंडी, इस लेबोरेटरी को सिक्योर करने के लिए हमें आर्मी को बुलाना पड़ेगा। ये पुलिस की बस की बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। एक बार ये लेबोरेटरी ज़ॉम्बी से आज़ाद हो जाए तो प्रोफेसर तारा यहाँ ज़ॉम्बीज़ का इलाज ढूंढ सकते हैं। क्यों प्रोफेसर तारा, ठीक है ना? ओह नो, प्रोफेसर तारा, ये क्या हो गया आपको? मैंडी, भागो भागो यहाँ से मैंडी। कूदने से पहले ज़ॉम्बी ने प्रोफेसर तारा की गर्दन पे काट ही लिया था, इसलिए ये भी ज़ॉम्बी बन गए। पुलिस चीफ, अब ज़ॉम्बीज़ को ठीक कौन करेगा? मैंडी, इससे पहले कि शहर के सब लोग ज़ॉम्बी बन जाएं, हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और लोग अपने घरों से निकलेंगे। मुझे उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, और मैं लोगों को शहर से बाहर भगाने के लिए कुछ करता हूँ। मैंडी और पुलिस चीफ भाग करके अपनी अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। प्रोफेसर तारा इन लोगों को काटने के लिए आ रहे थे, मगर तब तक मैंडी और पुलिस चीफ वहां से निकल गए और प्रोफेसर तारा गुस्से में बस देखते ही रह गए। टूटू और स्वीटू आराम से सो रहे थे। मम्मी कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और फिर बच्चों को बोला, उठो बच्चों, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मामा के एक दफ़ा बोलने पर ही दोनों बच्चे उठ गए। शाबाश, जल्दी से मुंह हाथ धो करके आओ, मैं नाश्ता देती हूँ। प्रोफेसर तारा तो ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकते थे, मगर अब तो वो खुद ही ज़ॉम्बी बन गए थे। अब मैंडी और पुलिस चीफ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना होगा। अब सुबह भी हो रही थी, इनको जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। मैंडी शहर के एक बहुत बड़े न्यूज़ स्टेशन पर पहुंच गई। यहाँ सब परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शहर में हो क्या रहा है। हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही थीं। फिर एक असिस्टेंट तेज़ी से भागती हुई यहाँ पर आई और बोली, मैडम, यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर मैंडी आई हैं। मैंडी, वेलकम टू चैनल न्यूज़ 5। मेरा नाम है नैन्सी और मैं यहाँ स्टूडियो की प्रोड्यूसर हूँ। मैंडी, क्या आप बता सकती हैं कि इस वक्त शहर में हो क्या रहा है? जी, मैं यही बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि लोगों को पता चल सके कि आखिर शहर में हो क्या रहा है और वो लोग किस तरह से बच सकते हैं। सुबह सुबह सब नाश्ता कर रहे थे।
टीवी पर कार्टून लगा हुआ था। मम्मी ने आकर के कहा, अरे बच्चों जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ओके मम्मा। दादा अब्बू आए और गुस्से में बोले, अरे न्यूज़ चैनल लगाओ, क्या सुबह सुबह कार्टून देखने लगते हो? जी दादा अब्बू। टूटू ने फौरन से न्यूज़ चैनल लगा दिया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चैनल न्यूज़ 5। आज की सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताएंगी आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मैंडी, डिटेक्टिव फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। दादा अब्बू, मैंडी। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मैंडी। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने घरों के खिड़की दरवाजे फौरन से बंद कर लें। आप लोग सब घरों के अंदर ही रहें। बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शहर में बहुत सारे लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अगर उन्होंने आपको काट लिया तो आप भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये सुनते ही डैडी और दादी घर के खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए भागे। इस बीमारी से बचने का कोई इलाज नहीं है। हमें बचने के लिए इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आर्मी और पुलिस की मदद से हम लोग आप लोग को घरों से निकाल लेंगे। बस तब तक आप अपना और दूसरों का ख्याल रखें। ज़ॉम्बी की न्यूज़ शहर में आग की तरह फैल गई। लतीफ़ा फैमिली भी ये खबर सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कहाँ अच्छे भले ये लोग घर में बैठे हुए थे और अब एक नई मुसीबत आ गई। न्यूज़ सुन करके सब डर गए थे। मम्मी बोली, शहर में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, अब हमें क्या करना होगा? दादी ने कहा, मैंडी ने खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहा था, मैंने सब बंद कर दिए हैं। टूटू ने पूछा, तो इसका मतलब है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना? हाँ हाँ बेटा, समझो कि आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है। यस। मम्मी ने गुस्से में टूटू को कहा, टूटू शहर में लोग मर रहे हैं, ज़ॉम्बी बन रहे हैं और तुम इस बात पे खुश हो रहे हो कि स्कूल नहीं जाना? सॉरी मम्मी। डैडी ने बोला, अब हमें करना क्या है? क्या हम घर के अंदर बंद रहें? दादा ने जवाब दिया, हमें फौरन से दूसरे शहर चले जाना चाहिए। स्वीटू बोली, दादा अब्बू मैंडी से फ़ोन करके पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। मैंडी न्यूज़ देने के बाद स्टूडियो से बाहर वापस जा रही थी कि अचानक से इसका फ़ोन बजा। हेलो मैंडी, ये सब क्या हो रहा है? जी आपने सही सुना, शहर में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। अरे मैंडी, हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ी में बैठ करके किसी और शहर निकल जाएं। नहीं, बाहर बहुत ख़तरा है। वैसे तो मेरा घर शहर से बहुत दूर है, ज़ॉम्बीज़ को वहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। आप लोग मेरा इंतज़ार करें, मैं आ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिएगा। ठीक है दादा अब्बू। ओके मैंडी, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। क्या हुआ दादा अब्बू? मैंडी क्या कह रही थी? मैंडी ने कहा कि हम लोग घर में ही रहें, वो हम लोगों को लेने के लिए आ रही है। शहर में ज़ॉम्बीज़ हर जगह घूम रहे थे। वो लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ग्रैनी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ये सब देख करके बहुत खुश हो रही थी। ज़ॉम्बीज़ को काबू करने के लिए शहर में आर्मी आ चुकी थी। आर्मी के चीफ ने कहा, ओपन फायर। ऑर्डर मिलते ही फौजियों ने अपनी मशीन गनों से ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देख करके पुलिस चीफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने आर्मी चीफ से पूछा, आर्मी चीफ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी आंखें कमज़ोर हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा हूँ? ये आप ठीक नहीं कर रहे। ये हमारी आवाम है जो ज़ॉम्बी वायरस की वजह से बीमार पड़ गई है। ये ठीक हो सकते हैं, आप फ़ौरन से फायरिंग रोकिए। क्या आपके पास इन ज़ॉम्बीज़ का कोई इलाज है कि नहीं? नहीं, इनका इलाज तो अभी कोई भी नहीं है। जब आपके पास कोई इलाज नहीं है तो चुप करके खामोशी से खड़े हो जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। पुलिस चीफ गुस्से में वहां से चले गए। जो ज़ॉम्बीज़ भागते हुए फौजियों के पास आ रहे थे, वो गोलियां लगने से एक एक करके मरने लगे।
बाकी ज़ॉम्बीज़ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। ग्रैनी ने जब ये देखा तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आया, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर वो भी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ पुलिस वाले लोगों की मदद कर रहे थे। वो लोगों को घरों से बाहर निकाल करके हिफाजत के साथ बसों में बिठा करके दूसरे शहर लेकर के जा रहे थे। हाँ, अब तक तुमने कितने लोगों को बचाया? सर, ये तकरीबन 10वीं बस होगी जो लोगों से भर करके हम यहाँ से ले गए हैं। शाबाश, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाल करके दूसरे शहर भेजना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हर जगह फैलते चले जा रहे हैं। मगर सर, अब मसला ये है कि हमारे पास और बसें नहीं हैं। सर, यहाँ से हट जाएं, आपके पीछे ज़ॉम्बीज़। तो ज़ॉम्बीज़ पतली गली से निकल करके पुलिस चीफ के पीछे आ रहे थे। पुलिस वाले ने फौरन से ज़ॉम्बीज़ पर अपनी मशीन गन से फायरिंग कर दी। दोनों ज़ॉम्बीज़ गोलियां लगने से तड़प तड़प करके वहीं पर मर गए। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। पुलिस चीफ का फ़ोन बजा। ये मैंडी की कॉल थी। हेलो मैंडी। पुलिस चीफ, बताइए कि शहर में क्या हो रहा है? मैंडी, तुम्हारी न्यूज़ की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। लोग घरों से सुबह बाहर ही नहीं निकले। मगर मैंडी, अभी भी शहर में हज़ारों ज़ॉम्बीज़ हैं। ओह नो। अच्छा, ये बताइए आर्मी क्या कर रही है? मैंडी, आर्मी तो ज़ॉम्बीज़ को गोली मारने में मसरूफ़ है। हम तो यहाँ लोगों को बसों में बिठा करके दूसरे शहर भेज रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? सर, मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से मैं लतीफ़ा फैमिली को किसी सेफ जगह लेकर के जाना चाहती हूँ। आप बताएं कहाँ जाऊँ? मैंडी, तुम ऐसा करो कि उन्हें लेकर के एयरपोर्ट चली जाओ। वैसे लोगों को ट्रेन और बसों के ज़रिए भी शहर से निकालने का इंतज़ाम है। थैंक यू। मैं लतीफ़ा फैमिली को बचाने के बाद आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। मैंडी का घर शहर से काफ़ी दूर था, मगर उसे डर था कि कहीं ज़ॉम्बीज़ उसके घर तक ना पहुंच जाएं। लतीफ़ा फैमिली डरी सहमी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और मैंडी का इंतज़ार कर रही थी। फिर अचानक से उन्हें गाड़ी की आवाज़ आई। मैंडी भागती हुई अंदर आई और बोली, सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप लोग ठीक हैं? दादा अब्बू ने कहा, अरे हाँ मैंडी, हम लोग ठीक हैं, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब ये बताओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर के सीधा एयरपोर्ट जाऊँगी। फिर वहाँ से आप जहाज़ में बैठ कर के दूसरे शहर चले जाइएगा। मुझे वापस शहर जाना है क्योंकि मुझे पुलिस चीफ की मदद करनी है। दादा, आप अपनी गाड़ी रेडी कर लें। मैं अपनी गाड़ी में टूटू, स्वीटू और मम्मी को लेकर के जाऊँगी और आप चारों अपनी गाड़ी में आ जाइएगा। बस फिर क्या था, सब एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। हाईवे पर ये लोग तेजी से गाड़ी भगाते हुए जा रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट इनके घर से थोड़ा दूर था। डैडी ने दादा से पूछा, मैंडी ने हमें ये क्यों कहा कि हम चारों एक साथ आ जाएं? हम लोग तो सिर्फ 3 ही हैं। अरे ठीक कहा मैंडी ने, 4 ही तो हैं हम। हमारे अलावा कौन है? ढांचा। और कौन? इनके साथ गाड़ी में ढांचा भी था, जिसे देख करके डैडी और दादी डर गए। मैंडी को पता था कि ढांचे को घर में डर लगेगा, इसलिए उसने दादा को कहा था कि आप चारों एक गाड़ी में चले जाइएगा। थोड़ी देर में लतीफ़ा फैमिली एयरपोर्ट पहुंच गई। यहाँ रनवे पर एक जहाज़ टेक ऑफ के लिए रेडी खड़ा था। एयरपोर्ट की लॉबी में बहुत शोर शराबा हो रहा था। लोग काउंटर पर गुस्सा कर रहे थे और एयरपोर्ट का स्टाफ भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। इतना रश देख करके मैंडी और लतीफ़ा फैमिली भी परेशान हो गए। मैंडी ने कहा, आप लोग यहीं पर रहें, मैं ज़रा पूछ के आती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंडी ने जाकर के काउंटर पे खड़ी एक औरत से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ज़रा आपसे एक बात पूछनी थी। अरे बीबी, जाके लाइन में लग जाओ, मेरा यहाँ पे खड़े दिमाग मत खाओ। लाइन में मैं लग जाती हूँ, मगर मुझे ये तो बताइए कि यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है?
हमारे पास एयरपोर्ट पे अभी एक ही जहाज़ है। दूसरे शहर छोड़ के आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। हर किसी को जल्दी है और हर कोई पहले ही जाना चाहता है। आप भी खामोशी से लाइन में लग जाएं। वैसे अंदाज़न हमारी कितनी देर में बारी आ जाएगी? इतना रश है, कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। ओह नो, यहाँ तो बहुत देर लग जाएगी। मैंडी ये सोच रही थी कि कहीं इतनी देर में ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक ना पहुँच जाएं। शहर में बहुत ख़राब हालात थे। लोग अपने घरों में बंद थे और ज़ॉम्बीज़ ने इनके घरों को चारों तरफ से घेरा हुआ था। ज़्यादातर लोगों को आर्मी और पुलिस नहीं बचा पा रही थी। ज़ॉम्बीज़ घरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ करके अंदर घुस रहे थे और लोगों को काट रहे थे और अपने जैसा बना रहे थे। एयरपोर्ट पे कई घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जहाज़ वहाँ पर आ गया और फिर लोग जहाज़ में बैठने के लिए लाइन में आगे बढ़ना शुरू हो गए। टूटू ने मैंडी को कहा, मैंडी आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम लोगों का जहाज़ जैसे ही लैंड करे तो तुम लोग मुझे फ़ोन करके बता देना, ठीक है? मैंडी को पुलिस चीफ की मदद के लिए वापस शहर जाना था। टूटू और स्वीटू ने देखा कि एयरपोर्ट पर एक अंकल आंटी अपने बच्चे के साथ आए हैं और वो देखने में काफ़ी अमीर लग रहे हैं। एयरपोर्ट की स्टाफ बड़ी खुशी खुशी उनके पास आई और बोली, सर कैसे हैं आप लोग? मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर हो गई आप लोगों को। जी आपको तो पता है कि मैडम थोड़ा तैयार होने में टाइम लेती हैं। पापा यहाँ तो बड़ा रश है, जल्दी चले ना जहाज़ में, मैं विंडो सीट पे ही बैठूंगा। बेटा प्लेन में आपका जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाइएगा। चलें डार्लिंग, यहाँ गर्मी लग रही है। जी आइए ना आप लोग। जहाज़ में बैठने के लिए सब बारी बारी जा रहे थे। अरे शुक्र है हमारी बारी तो आई। सब खुश थे कि कम से कम अब यहाँ से भाग तो जाएंगे। टूटू और स्वीटू गुस्से में उन अमीर अंकल आंटी को देख रहे थे। मैंडी ने कहा, अरे आगे बढ़ो बच्चों। दोनों गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़े क्योंकि अमीर अंकल आंटी को इनसे पहले जाने दिया। मम्मी आगे जाने लगी तो वो बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप अभी नहीं जा सकती, अभी फ़्लाइट फुल हो गई है, नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट करें। ये सुनकर के मम्मी तो बहुत उदास हो गईं, मगर टूटू गुस्से में बोला, आपने उनको हमसे पहले कैसे जाने दिया? वो तो अभी आए थे और सीधा जहाज़ में चले गए। ये आपने ठीक नहीं किया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं जानती मैं आपको। ज़्यादा शोर नहीं मचाएं, खामोशी से जाकर के बैठ जाएं। ये हटाओ इन्हें यहाँ से। चले शाबाश, हटे यहाँ से, रश नहीं लगा यहाँ पे। कुछ फौजी भागते हुए यहाँ पर आए और बोले, आप लोग सब होशियार हो जाएं क्योंकि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। ये खबर सुनते ही एयरपोर्ट पे बैठे सब लोग डर गए। ओह नो, मुझे लगता है यहाँ से चले जाना चाहिए। यह आंटी डर करके जहाज की तरफ भागी। सोल्जर्स अपनी गन निकाल लें और रेडी हो जाएं। मैंडी अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन। फिर मैंडी यहाँ से फौरन भागी और उसके पीछे मम्मी, टूटू और स्वीटू भी। मम्मी, टूटू और स्वीटू की जगह तो ये तीनों आ गए थे। जहाज में बैठे सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे, मगर दादा अब्बू सोच रहे थे कि आखिर मम्मी, टूटू और स्वीटू को इतनी देर क्यों हो गई, वो अभी तक आए क्यों नहीं। जहाज रनवे पर उड़ने के लिए रेडी था। वो एयरपोर्ट वाली आंटी पैसेंजर्स को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए रनवे की तरफ भाग रही थी, मगर कुछ ही देर में उनको ज़ॉम्बीज़ ने घेरे में ले लिया। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। ये लोग भाग करके गाड़ी में बैठ गए। मम्मी ने पूछा, मैंडी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। फिर ये लोग फौरन से यहाँ से निकल गए कि इससे पहले ज़ॉम्बीज़ इनको पकड़ पाते। दादा दादी और डैडी परेशान हो रहे थे क्योंकि जहाज़ तो उड़ने ही वाला था, मगर मम्मी और टूटू स्वीटू का कुछ पता नहीं था। फिर अचानक से दादा अब्बू का फ़ोन बजा। ये मैंडी की कॉल थी। दादा अब्बू ने फ़ोन उठा करके बोला, मैंडी ये लोग कहाँ रह गए? दादा अब्बू, एयरपोर्ट पे जो औरत थी ना, उसने इन तीनों को जाने ही नहीं दिया
और इनकी जगह एक कपल और उनके बच्चे को भेज दिया। हम एयरपोर्ट से भाग गए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया है। मैं इनको रेलवे स्टेशन लेकर के जा रही हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ट्रेन से इनको दूसरे शहर भेज दूंगी। ओके ठीक है मैंडी। दादा अब्बू ये सुनकर के उदास हो गए, मगर उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि मैंडी कम अज़ कम उन लोगों के साथ है। अरे ये क्या, एयरपोर्ट वाली आंटी ज़ॉम्बीज़ से किसी तरह अपनी जान छुड़ा करके यहाँ पर आ गई थीं। दादा अब्बू से गुस्से से देख रहे थे। फिर यहाँ पर एक एयर होस्टेस आई और बोली, अरे रोजी, तुम जहाज में क्या कर रही हो? तुम्हारी ड्यूटी तो एयरपोर्ट पे थी ना, और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? एयरपोर्ट पे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जहाज़ तक पहुंची हूँ। मैं भागते हुए गिर गई थी, इसलिए मुझे चोट लग गई। मुझे कोई बैठने की जगह मिल जाएगी? क्या ज़ॉम्बीज़ एयरपोर्ट तक आ गए? ओह नो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पायलट के पास लेकर के जाती हूँ। फिर ये इसे पायलट के पास लेकर के चली गई। दादा अब्बू से गुस्से से देख रहे थे क्योंकि इसी की वजह से मम्मी टूटू और स्वीटू जहाज में नहीं बैठ सके। जहाज में एक ही पायलट था। एयर होस्टेस ने पायलट को कहा, सर आपको पता चला ज़ॉम्बीज़ ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है? हाँ बस मुझे अभी अभी पता चला है। सर रोजी की ड्यूटी आज एयरपोर्ट पे थी। ये बड़ी मुश्किलों से ज़ॉम्बी से बच करके जहाज में चढ़ गई है। ठीक है, बस इसे यहीं बिठा दो, हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। रोजी तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर के आती हूँ। क्या रोजी को चोट गिरने से लगी या किसी और वजह से? जहाज ने स्पीड पकड़ी और फौरन ही टेक ऑफ कर गया। जहाज जब उड़ गया तो दादा अब्बू को ख्याल आया कि ढांचा भाई किधर हैं। उन्होंने सोचा कि शायद वो मैंडी के साथ ही चला गया हो, जहाज में तो नज़र आ नहीं रहा। फिर उन्होंने अपने बराबर में बैठे बच्चे को देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। दादा अब्बू ने उससे पूछा, अरे काहे को इतना डर रहा है? पहली दफा बैठा है जहाज में। भूत भूत बैठा हुआ है। कहाँ पे? खिड़की से बाहर देखे। खिड़की के बाहर भूत? दादा अब्बू ने जब बाहर देखा तो इन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि ढांचा भाई जहाज के पर पे बड़े मजे से बैठे हुए थे। ढांचा भाई को जहाज में सीट नहीं मिली तो वो बड़े मजे से जहाज के पर पे बैठ करके हवा खाते हुए जा रहा था। उसने दादा अब्बू और बच्चे को टाटा किया और फिर वहां से गायब हो गया। बच्चा डर करके अपनी मम्मी पापा के पास भागा और उनको जाकर के बोला, मम्मा मैंने भूत देखा, जहाज के पर के ऊपर एक भूत बैठा हुआ है। मम्मी डैडी इसकी बात सुनकर के हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, डैडी मैं सच कह रहा हूँ, जहाज के पर पे कोई बैठा हुआ था। इसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। सब समझ रहे थे कि ये मजाक कर रहा है। ये मैंने तुम्हारे चेहरे पर पट्टी कर दी है, अब तुम्हारा खून बहना बंद हो गया है। तुम यहाँ पर अब आराम से बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल हो रही हैं? पता नहीं। अभी मैं आई ड्रॉप्स लेकर के आती हूँ और तुम्हारी आंखों में डालती हूँ, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एयर होस्टेस आई ड्रॉप्स लेने के लिए चली गई और इसके अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था। शहर में ज़ॉम्बीज़ फैलते चले जा रहे थे। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर ज़ॉम्बीज़ ना हो। जहाज में इस बच्चे के अलावा सब आराम से बैठे हुए थे। इसके डैडी ने कहा, अरे बेटा बैठो ना जाके अपनी जगह पर, क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने भूत देखा था। मुझे नहीं बैठना पीछे, मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठना है। अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। अरे सच कह रहा है, ये वाकई भूत था। क्या आप क्यों मेरे बच्चे को डरा रहे हैं? दादा अब्बू तो बस मजाक में इस फैमिली को तंग कर रहे थे। डार्लिंग आप पीछे जाकर के बैठ जाइए और जूनियर को मेरे साथ यहाँ पे बिठा दें। मेरी बराबर वाली सीट पर अब कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि वहां पर अब भूत बैठा हुआ है। क्या? यहाँ पर फिर एक एयर होस्टेस आ गई और उसने आकर के पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ?
जी प्लीज देखे ना, मेरा बच्चा पहले ही बहुत डरा हुआ है, ऊपर से ये बड़े मियाँ इसे और डरा रहे हैं। अरे बड़े मियाँ किसको बोला? अंकल, आप क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं? चलें आप मेरे साथ आएं, मैं आपको किसी और जगह पर बिठाती हूँ। अरे मैंने क्या करा? मुझे कहाँ लेकर के जा रही हो? मैं आपको अच्छी जगह बिठाती हूँ, आप मेरे पीछे आइए। दादा अब्बू इस फैमिली को सिर्फ इसलिए तंग कर रहे थे क्योंकि इनकी वजह से मम्मी टूटू और स्वीटू जहाज में नहीं बैठ सके। एयर होस्टेस ने जाकर के दादा अब्बू को जहाज की पीछे सीट पर बिठा दिया, जिससे दादा अब्बू का मूड बहुत खराब हो रहा था। रोजी, आपने अच्छा किया जो भाग करके जहाज में आ गई। अब आप सेफ हैं। आइए ना, मेरे बराबर वाली सीट पर बैठिए। आर्मी तो ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग करके उन्हें मार रही थी, मगर ज़ॉम्बीज़ तो आते ही चले जा रहे थे। ज़ॉम्बीज़ ने आर्मी और पुलिस को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ था। पुलिस चीफ ने आर्मी चीफ को बोला, आर्मी चीफ कोई और प्लान बनाए, इन ज़ॉम्बीज़ पे गोली मारने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तो बस आते ही चले जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वक्त और गोलियां दोनों ज़ाया हो रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएं। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मैं शहर में एक पॉइजन बॉम्ब फाड़ दूंगा, जिससे पूरे शहर में जहरीली गैस फैल जाएगी और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, इससे आसानी से सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएंगे। बस ये बताइए कि ये जहरीली गैस आम इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? उस जहरीली गैस से शहर में कोई भी नहीं बचेगा, ना इंसान, ना जानवर, ना ज़ॉम्बीज़, सबके सब मारे जाएंगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे आपकी इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं अपनी आर्मी को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। अजीब जंगली इंसान है ये तो पूरे शहर को मारना चाहता है। सर, आर्मी को तो हम रोक नहीं सकते, बेहतर होगा कि हम यहाँ से फौरन चले जाएं। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैंडी को मुझे ये बताना होगा। बच्चा अपनी मम्मा के साथ बैठ करके खुश था। एयर होस्टेस रोजी के लिए आई ड्रॉप्स लेने के लिए गई थी। फिर वो जब कॉकपिट के जैसे ही करीब आई तो कॉकपिट में से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। ऐसी खौफनाक आवाज़ें सुनकर के करीब बैठे सब लोग डर गए। फिर एयर होस्टेस आगे बढ़ी देखने के लिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। अंदर जाकर के उसने पूछा, कैप्टन, रोजी, आप लोग ठीक हैं? कैप्टन और रोजी ने फिर पलट करके इसकी तरफ देखा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर के और भी एयर होस्टेसेस देखने के लिए अंदर भागी। लोग डर रहे थे और परेशान हो रहे थे। दादी ने डैडी से पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? ये हो क्या रहा है? कहीं पायलट की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? जहाज जोर जोर से हिलने लगा। दादा अब्बू गुस्से में बोले, अरे ये पायलट जहाज किस तरह चला रहा है, मैं जरा देख करके आता हूँ। फिर दादा अब्बू गुस्से में उठे और आगे जाने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे गए थे कि वो डर करके रुक गए। सामने कॉकपिट में से पायलट और चारों एयर होस्टेसेस ज़ॉम्बी बनकर के बाहर आ गए। सब ज़ॉम्बीज़ को देख करके डर गए। ज़ॉम्बीज़ बहुत भूखे थे और वो लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ दादा अब्बू को पकड़ते, दादा अब्बू पीछे की तरफ भागे। ज़ॉम्बीज़ ने हमला इतनी तेज़ी से किया कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। सब अपनी सीट पर बैठे ही रह गए। एक एयर होस्टेस ज़ॉम्बी ने डैडी और दादी पर भी हमला कर दिया। जहाज के पिछले हिस्से में जो पैसेंजर्स थे वो लोगों की चीखों पुकार सुन करके डर रहे थे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आगे हो क्या रहा है। दादा अब्बू भाग करके जब यहाँ आए तो सब इनको गौर से देख रहे थे। फिर एक आदमी आगे बढ़ा और दादा अब्बू से पूछा, भाई साहब, ये आगे हो क्या रहा है? इतना शोर कैसा है ये?
जहाज में ज़ॉम्बीज़। आगे लोगों को काट खाने के बाद ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भी आ गए थे। अब इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी वक्त वॉशरूम से एक आदमी बाहर निकला और बोला, बहुत जोर का प्रेशर था, अब जाके सुकून मिला, अब आप चले जाइए, डर क्यों रहे हैं? दादा अब्बू भाग करके वॉशरूम के अंदर चले गए और ज़ॉम्बी ने इस आदमी को पकड़ लिया। दादा अब्बू वॉशरूम के अंदर सेफ तो थे, मगर वो ये सोच रहे थे कि आखिर जहाज को चला कौन रहा है। जहाज तो अब लग रहा था कि थोड़ी देर में गिर ही जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर थोड़े बहुत लोग थे जो ट्रेन का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पर टूटू, स्वीटू, मम्मी और मैंडी भी पहुंच गए थे। यहाँ पर आकर के इन लोगों को पता चला कि ट्रेन तो बस आने ही वाली है। थोड़े से इंतज़ार के बाद ट्रेन यहाँ पर आ गई। मैंडी ने इन लोगों को कहा, ठीक है आप लोग अब जाइए, दूसरे शहर पहुँच करके मुझे फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा। मैंडी आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। फिर सब बारी बारी ट्रेन में चले गए। मैंडी खुश हो रही थी कि ये लोग ज़ॉम्बी से अब बच जाएंगे। फिर उस वक्त मैंडी के पास पुलिस चीफ की कॉल आई। जी सर, क्या पोजीशन है? मैंडी तुम कहाँ हो? सर मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ। मैंने मम्मी, टूटू और स्वीटू को ट्रेन में बिठा दिया है और अब मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंडी कोई फायदा नहीं, हम लोग भी शहर छोड़ रहे हैं, तुम भी ट्रेन में बैठ करके यहाँ से चली जाओ। क्यों सर, क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंडी पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैल गए हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस चीफ, मगर फौज क्या कर रही है? अरे मैंडी तुम ट्रेन में चढ़ जाओ, फिर मैं बताता हूँ कि आर्मी क्या कर रही है। ओके सर, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुनकर के मैंडी को गुस्सा आ रहा था। फिर वो ट्रेन में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। टूटू, स्वीटू और मम्मी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मैंडी इनके साथ जाना चाह रही थी। मैंडी सोच रही थी कि न जाने दूसरी ट्रेन कब आएगी। फिर मैंडी को ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लगी और ये ट्रेन यहाँ से चली गई। जहाज को उड़ाने के लिए कोई भी नहीं था। दादा अब्बू को छोड़ करके सबके सब जहाज में ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ऐसा लग रहा था कि जहाज बस गिरने ही वाला है। फिर अचानक से दादा अब्बू को ख्याल आया कि ढांचा भी तो था, तो उन्होंने फौरन से ढांचा को आवाज़ दी। ढांचा, ढांचा, अरे कहाँ है तू? दादा अब्बू के बुलाने पर ढांचा फौरन से वहाँ पर आ गया। उसको नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ढांचा, पायलट जो है वो ज़ॉम्बी बन गया है, ये जहाज कोई नहीं चला रहा, ये जहाज गिर जाएगा। तुम्हें जहाज चलाने आता है? ढांचा, तुम्हें ही जहाज चलाना होगा हर सूरत में। ये सुनकर के ढांचा डरने लगा। डरो मत, तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो। दादा अब्बू की हिम्मत दिलाने पर ढांचा को जोश आ गया और उसने दादा अब्बू को सलूट मारा और उसके सर पर पायलट की कैप भी आ गई। ढांचा फिर वहां से गायब हो गया और वॉशरूम से निकल करके देखने लगा कि आखिर जहाज के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं बचा था, सबके सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बीज़ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि जहाज में अब इनके खाने के लिए सवाए दादा के कोई भी नहीं बचा था। ढांचा गायब था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि वो जहाज चला सके। फिर उसे ख्याल आया कि जहाज में डैडी और दादी भी तो थे, वो लोग कहाँ हैं? फिर उसकी नज़र उन पर पड़ी। ये दोनों भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। ढांचा फौरन से कॉकपिट में आ गया। ढांचा इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख करके डर गया, मगर जब इसने पलट करके देखा कि जहाज तो बादलों में से होता हुआ ज़मीन की तरफ जा रहा है तो इसकी तो और जान निकल गई। अब जहाज को बचाने के लिए ढांचा को ही कुछ करना होगा। ट्रेन तेज़ी से जा रही थी। टूटू ने कहा, मामा कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंडी हमारे साथ ट्रेन में आना चाह रही थी। तुम ठीक कह रहे हो टूटू, मुझे भी ऐसा लगा, मगर तुम परेशान मत हो, मैंडी दूसरी ट्रेन में बैठ करके आ जाएगी।
मगर मैंडी स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्योंकि इसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी। मैंडी ने सोचा कि इसे फ़ौरन से यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएं। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। ज़ॉम्बीज़ ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से किसी की तलाश में हैं और ये अब मैंडी को देख करके खुश हो रहे थे। मैंडी के पास यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंडी ने प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई और पटरियों पर भागना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ भी मैंडी के पीछे टनल में भागना शुरू हो गए। मैंडी ज़ॉम्बी से बचने के लिए टनल में तेजी से भागती चली गई। भागते भागते वो थक गई। फिर उसने पलट करके पीछे देखा कि कहीं ज़ॉम्बीज़ उसके करीब तो नहीं आ गए। मैंडी इतना तेज भागी कि ज़ॉम्बीज़ बहुत पीछे रह गए थे। फिर अचानक से मैंडी का फ़ोन बजा। हेलो मैंडी, तुम क्या ट्रेन में चढ़ गई? नहीं सर, मैं ट्रेन में नहीं बैठ सकी। क्या? तो फिर तुम कहाँ हो अभी? सर, मैं टनल में ट्रेन की पटरी पे भाग रही हूँ। मेरे पीछे ज़ॉम्बीज़ लग गए हैं। ओह नो मैंडी, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर, आपने मुझे शहर छोड़ करके भागने के लिए क्यों कहा था? मैंने तुम्हें शहर छोड़ने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आर्मी चीफ शहर में एक जहरीला बॉम्ब फाड़ने वाले हैं जिससे ज़ॉम्बी समेत सब लोग मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा आर्मी चीफ नहीं कर सकते सर, आपको उन्हें रोकना होगा। अरे मैंडी, क्या कह रही हो? मैं आर्मी चीफ को कैसे रोक सकता हूँ? उनके पास तो बहुत बड़ी फौज है। सर, कुछ भी करें, इस बॉम्ब को आपको फटने से रोकना होगा क्योंकि मेरे पास ज़ॉम्बीज़ को रोकने का एक प्लान है। ठीक है मैंडी, मैं बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? सर, आपको याद होगा कि प्रोफेसर तारा ने कहा था कि उन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च की है और वो सारी रिसर्च तारा लेबॉर्ट्री के कंप्यूटर में है। मैं तारा लेबॉर्ट्रीज जाना चाहती हूँ और वो कंप्यूटर चेक करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने का इलाज मुझे वहाँ से मिल सकता है। ओके मैंडी, तुम तारा लेबॉर्ट्री जाओ और मैं जहरीले बॉम्ब को फटने से रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना मैंडी। ओके सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पुलिस चीफ अभी पुलिस स्टेशन में थे। उन्होंने कहा, जेफ द किलर को लेकर के मेरे पास आओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। जेफ द किलर पुलिस चीफ और मैंडी की बात बहुत गौर से सुन रहा था। मैंडी टनल के अंदर चलती चली जा रही थी। उसे अगले स्टेशन से यहाँ से बाहर निकल करके प्रोफेसर तारा की लेबॉर्ट्री जाना था। मगर ये क्या, सामने से ये क्या चीज़ आ रही है? ओह नो, ये तो सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही थी और लेफ्ट राइट ट्रेन से बचने की कोई जगह नहीं थी। मैंडी ने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, सामने से तो ज़ॉम्बीज़ आ गए। मैंडी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो ट्रेन की पटरी पे लेट जाए। मैंडी जैसे ही लेटी, ट्रेन तेज़ी से उसके ऊपर से गुजरने लगी। हिलने की ज़रा सी भी जगह नहीं थी। मैंडी बगैर हिले बहुत देर तक लेटी रही और फिर जब आखिर ट्रेन इसके ऊपर से गुजर गई तो फिर मैंडी खड़ी हो गई। ट्रेन की टक्कर की वजह से ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान मिट गया था। मैंडी फिर अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन की तरफ भागी। थोड़ी देर में मैंडी स्टेशन से बाहर निकल करके भागने में कामयाब हो गई। मिस्टर मीट, ये शहर में हो क्या रहा है और पुलिस चीफ को जेफ द किलर से क्या जरूरी बात करनी है? मुझे नहीं पता, मगर जब से ग्रैनी जेल से गई है शहर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इन दोनों के पास एक पुलिस वाला आया और बोला, मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम दोनों को आज़ाद कर दूं। हमें आज़ाद कर रहे हो, मगर क्यों? जेफ द किलर से पूछ लेना। फिर पुलिस वाले ने आगे बढ़ करके इनके सामने की ग्रिल हटा दी और खुद यहाँ से फौरन भाग गया इससे पहले कि ये दोनों इसे पकड़ते। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा खुशी खुशी लॉकअप से बाहर आ गए। इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इन्हें आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है। बस ये फिर यहाँ से फौरन भाग गए। ईविल नन, जेसन और रॉट की वजह से पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हमें हर सूरत में उन तीनों को पकड़ना होगा। इसीलिए मैं मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को आज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम उनकी खुफिया जगह तक पहुँच सको। सर, मैंने मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को आज़ाद कर दिया है। जेफ, तुम्हें हर सूरत में पता करना है कि वो जंगल में कहाँ छुपते हैं, फिर तुम मुझे बता देना, ओके? इससे पहले कि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा यहाँ पर आते, पुलिस चीफ पुलिस ऑफिसर के साथ यहाँ से भाग गए।
ग्रैंडपा और मिस्टर मीट बहुत खुश थे, मगर वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस चीफ इन्हें आज़ाद करके यहाँ से खुद भाग गए। ज़ॉम्बीज़ से भरा जहाज तो लग रहा था किसी भी वक्त गिर जाएगा। ढांचा भाई उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब देखना ये था कि क्या ढांचा भाई इस जहाज को बचा पाएंगे और क्या मैंडी को प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी में ज़ॉम्बीज़ का कोई इलाज मिलेगा, और क्या पुलिस चीफ शहर को जहरीले बम फटने से बचा पाएंगे कि नहीं। ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और जेफ द किलर ने जेल से छूटने के बाद एक गाड़ी चुराई और सीधा जंगल में अपनी खुफिया जगह की तरफ जा रहे थे। जेफ द किलर को ठीक होने के बाद वो जगह याद नहीं थी, इसलिए पुलिस चीफ ने इसको कहा था कि वहां पहुंच करके पुलिस चीफ को कॉल कर दे। मगर फिर अचानक जेफ द किलर को क्या हुआ कि वो बोला, ग्रैंडपा गाड़ी रोको। क्यों, क्या हो गया जेफ? अरे मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। अच्छा रोकता हूँ। ग्रैंडपा ने जेफ द किलर के कहने पर गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते करके साइड पर रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही जेफ द किलर फौरन गाड़ी से उतरा। ग्रैंडपा ने उससे पूछा, क्या हुआ जेफ, सब ठीक तो है ना? तुम गाड़ी से क्यों उतर गए? मुझे शहर में कोई जरूरी काम याद आ गया है, तुम लोग जाओ, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ये कह करके जेफ द किलर वहां से भाग गया। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि ये शहर वापस चला गया। शहर में आर्मी चीफ पॉइजन बॉम्ब लगा रहे थे। सर ये बॉम्ब रेडी हो गया है। सर अपने पीछे देखें, कौन आ गया है। पुलिस चीफ अपने कुछ साथियों के साथ शहर वापस आ गए थे। इन्हें देख करके आर्मी चीफ बोले, पुलिस चीफ आप शहर वापस आ गए, यहाँ से तो अब जाने का वक्त है। अब आपका यहाँ पर क्या काम है? मैं तो बस ये देखने के लिए आया हूँ कि आप कर क्या रहे हैं। इस बॉम्ब को देख लें, ये रेडी हो चुका है और 3 घंटे के बाद ये फट जाएगा और फिर यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। पुलिस चीफ कहीं आप मुझे रोकने के लिए तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये बॉम्ब कब फटेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकूं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। याद रखिएगा कि आपके पास भागने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। आर्मी चीफ यहाँ से चले गए। पुलिस चीफ बॉम्ब के पास आगे बढ़े और सोच रहे थे कि ये तो इतना छोटा सा बॉम्ब है, अगर ये इसको लेकर के भाग जाएं तो वो पूरे शहर को बचा सकते हैं। मगर उसी वक्त आर्मी चीफ पलट करके वापस आए और बोले, पुलिस चीफ आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा बॉम्ब पूरे शहर को कैसे तबाह कर देगा। आप बेफिक्र रहें, इसीलिए मैंने ऐसे 2 बॉम्ब और लगाए हैं। शहर में 3 बॉम्ब लगे हुए हैं, ये सोच करके पुलिस चीफ परेशान हो गए। फिर पुलिस चीफ को एक आइडिया आया और बोले, आर्मी के यहाँ से जाते ही तुम दोनों ये बॉम्ब उठा करके अपनी गाड़ी में रख देना और दूर कहीं वीराने में जाकर के फेंक देना, जब तक मैं और बाकी लोग दूसरे बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके। तारा लेबोरेटरी के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे, जिनमें प्रोफेसर तारा भी शामिल थे। सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बहुत भूखे लग रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। इन्हें खाने के लिए कोई और नहीं मिल रहा था। मैंडी यहाँ पर पहुँच चुकी थी, मगर छुप करके दूर से इन सब ज़ॉम्बीज़ पर मैंडी ने नज़र रखी हुई थी। मैंडी को किसी भी तरह तारा लेबोरेटरी के अंदर जाना था, मगर उसे खतरा ये था कि कहीं ये ज़ॉम्बीज़ उसे देख ना लें। मैंडी ये भी जानती थी कि ज़ॉम्बीज़ लेबोरेटरी के सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि लेबोरेटरी के अंदर भी होंगे। ज़ॉम्बीज़ लेबोरेटरी के दरवाजे के पास ही घूम रहे थे, इसलिए मेन दरवाजे से जाना बहुत मुश्किल था। मैंडी को किसी खिड़की से अंदर जाना होगा। ज़ॉम्बी से भरा जहाज जमीन पर बस गिरने ही वाला था। ढांचा भाई इसको उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो जितने बटन थे सबके सब दबा रहे थे, मगर जहाज अब लग रहा था कि गिर ही जाएगा। आखिरकार जहाज दरख्तों से टकराता हुआ जमीन पर गिर ही गया। जेसन के घर के पास ही जहाज गिरा था। जहाज गिरने की आवाज़ से इवल नन की आंख खुल गई और वो सोच रही थी कि ये कैसी आवाज़ है। रॉड ने कहा,
ये इतने जोर की आवाज कहां से आई? ईवल नन कमरे से उठ करके बाहर आ गई। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। फिर दरवाजा खुला और सामने इन्होंने देखा कि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा अंदर आ रहे हैं। हेलो रॉड, कैसे हो? जेसन, रॉड और ईवल नन इन्हें देख करके बहुत खुश हुए और सोच रहे थे कि जेल से छूट करके कैसे आ गए। ढांचा भाई ने जब ये देखा कि जहाज तो दरख्तों के पास आराम से लैंड कर ही गया है तो वो बहुत खुश हुए। ढांचा को ख्याल आया कि दादा अब्बू तो जहाज के वॉशरूम में थे तो वो वहां से गायब हो गया। दादा अब्बू को तो बहुत चक्कर आ रहे थे। ढांचा जहाज ही ऐसे चला रहा था। दादा अब्बू को नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ पर हैं। फिर अचानक से यहाँ पर ढांचा आया और वो उनको पकड़ करके यहाँ से बाहर ले गया। दादा अब्बू ने जहाज को देख करके कहा, अरे ढांचा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना कि तुम जहाज उड़ा सकते हो, मगर हम हैं कहाँ पर अभी? ढांचा, यहाँ से फौरन भागो, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ जहाज से बाहर निकल आएं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ जहाज से बाहर निकलते दादा अब्बू और ढांचा भाई यहाँ से दूर भाग गए। बाहर से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ तो तारा लेबोरेटरी के अंदर थे। मैंडी को यहाँ बहुत होशियार रहना होगा। एक वीरानी जगह पर जहरीले बॉम्ब को रख करके पुलिस वाले यहाँ से भाग गए। इसको फटने में अभी भी कम से कम 2 घंटे थे। आर्मी तो शहर से चली गई थी और पुलिस दूसरे 2 बॉम्ब को ढूंढने में मसरूफ थी। फिर पुलिस चीफ के पास कॉल आई। हेलो, हाँ क्या हुआ? सर, हमें दूसरा बॉम्ब मिल गया है। ज़बरदस्त, अब इसको ले जा करके किसी वीरानी जगह पर फेंक दो। ओके ओके सर, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंडी को आखिरकार प्रोफेसर तारा का कंप्यूटर मिल गया। मैंडी ने जब इसे ऑन किया तो ये किया, इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ था। मैंडी सोचने लगी कि आखिर पासवर्ड क्या होगा। बगैर पासवर्ड के वो कंप्यूटर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकती थी। फिर उसने तारा लिख करके ट्राई किया। यस, आखिर प्रोफेसर तारा का कंप्यूटर खुल गया। यहाँ तो बहुत सारे फोल्डर्स थे। गोस्ट डिटेक्टर, टेलीपोर्ट, वैम्पायर किलिंग मशीन, ज़ॉम्बी रिसर्च। यस, इसको इसी फोल्डर के अंदर जाना था। मैंडी जब इस फाइल के अंदर गई तो लिखा हुआ आया ज़ॉम्बी फायर नॉट टेस्टेड। ज़ॉम्बी फायर तो एक बड़ी सी गन थी जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुई थी, मगर अब इसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। मैंडी ने जब बटन दबाया तो फिर जोर जोर से सायरन बजने लगा। मैंडी के पीछे एक अलमारी जैसी चीज थी जिसके अंदर से धुआं निकलने लगा। मैंडी को डर लग रहा था कि इतना शोर सुन करके तो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। फिर शीशा हटा और उसके पीछे से ज़ॉम्बी फायर 5000 मैंडी को नजर आने लगी। मैंडी को नहीं पता था कि वो गन वाकई काम करेगी कि नहीं। मैंडी उसको उठाने के लिए आगे बढ़ने लगी तो फिर वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। ज़ॉम्बीज़ मैंडी को देख करके खुश हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत देर से किसी का खून नहीं पिया। मैंडी अब पूरी तरह फंस चुकी थी। मैंडी ज़ॉम्बी फायर नहीं उठा पाई और ये ज़ॉम्बीज़ उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। ज़ॉम्बीज़ मैंडी के पास पहुंच चुके थे। मैंडी ज़ॉम्बी फायर उठाना चाह रही थी मगर उसे मौका ही नहीं मिला। मैंडी ने अपनी गन निकाल ली थी। इन ज़ॉम्बीज़ को गोलियां मारने के अलावा मैंडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंडी ने फायर करके 2 ज़ॉम्बीज़ को तो फौरन ही ज़मीन पे गिरा दिया, मगर ये ज़ॉम्बीज़ पीछे हटने वाले नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा भूखे थे। मैंडी ने कहा, ए वहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम तीनों को भी गोली मार दूंगी। मगर ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ सुनने वाले थे। ये तो बहुत भूखे थे। ये आहिस्ते आहिस्ते मैंडी के करीब आ रहे थे। मैंडी पीछे हटती गई और इन पर फायर करती रही। फिर एक एक करके ये तीनों भी जख्मी होकर के जमीन पे गिर गए। मैंडी ने सुख का सांस लिया, मगर मैंडी को पता था कि ये जल्दी थोड़ी देर में उठ के खड़े हो जाएंगे। मैंडी फौरन से ज़ॉम्बी फायर गन उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि ये क्या, यहाँ पर तो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। लगता है मैंडी की फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो ज़ॉम्बीज़ तारा लेबोरेटरी के बाहर थे वो भी अंदर आ गए और उनमें प्रोफेसर तारा भी शामिल थे।
मैंडी जरा सा भी नहीं डरी और इसने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने की वजह से ये लोग एक एक करके जमीन पे गिरते चले जा रहे थे, मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंडी पीछे की तरफ भागी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इसके बहुत करीब आ गए थे। मैंडी ने जब इस दफा फायर किया तो ये क्या, मैंडी की गोलियां खत्म हो गई थीं। मैंडी के पास रिलोड करने के लिए और गोलियां भी नहीं थीं। अब मैंडी बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आहिस्ते आहिस्ते इसके बहुत करीब आ गए थे। मैंडी को सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेरे में ले लिया था। अब यकीनन मैंडी भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। पुलिस चीफ को आखिरी जहरीला बॉम्ब मिल गया था। उन्होंने कहा, हमें फौरन से इसे दूर फेंक करके आना होगा, ये 1 घंटे में फट जाएगा। पुलिस वाला पॉइजन बॉम्ब को गाड़ी में रखने के लिए गया। पुलिस चीफ को फिर अचानक पीछे से किसी मशीन की आवाज़ आई। उन्होंने गौर से देखा तो समझ गए कि ये कौन है। ओह नो! दूर से आर्मी चीफ ने पुलिस चीफ को बॉम्ब उठाते हुए देख लिया था। आर्मी चीफ ने कहा, मुझे तुम पर शक हो रहा था पुलिस चीफ कि तुम बॉम्ब को फटने से रोकना चाहते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पीछा करो इसका। अरे भागो, फौरन यहाँ से भागो। आर्मी चीफ टैंक में बैठ करके आ रहा था और उसने फिर एक गोला मारा। गोला गाड़ी के बहुत करीब आकर के फटा, मगर बचत हो गई। पुलिस चीफ वहां से तेजी से गाड़ी भगाते हुए निकल गए। पुलिस चीफ ने कहा, सीधा हाईवे की तरफ चलो, यह आर्मी चीफ तो हमें नहीं छोड़ेगा। इन लोगों ने जैसे ही गाड़ी घुमाई तो टैंक ने एक बार फिर इन पर फायर किया। पुलिस चीफ एक बार फिर बच गए। आर्मी चीफ को जरा सी भी परवाह नहीं थी, वो इन दोनों को बॉम्ब समेत मार डालना चाहता था। मम्मी टूटू और स्वीटू ट्रेन में जा रहे थे। टूटू ने मम्मी से पूछा, मामा ये ट्रेन स्लो क्यों हो रही है? बेटा कोई स्टेशन आ रहा होगा, यहाँ से भी तो लोग ट्रेन में चढ़ेंगे। मम्मी ठीक कह रही थी। यहाँ पर एक स्टेशन आया था जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन रुक गई और इसका दरवाज़ा भी खुल गया। स्टेशन पर सिर्फ 4 ही लोग थे जो कि बारी बारी ट्रेन के पिछले डिब्बे में जाकर के बैठ गए। फिर इस स्टेशन पर एक आदमी भागता हुआ आया जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। ये शख्स भागता हुआ फौरन से ट्रेन के अंदर चढ़ गया और बोला, मेरे पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए हैं, ज़ॉम्बीज़। इससे पहले कि ट्रेन का दरवाज़ा बंद होता, 3 ज़ॉम्बीज़ तो ट्रेन के अंदर चढ़ी गए और बाकी ज़ॉम्बीज़ बाहर ही रह गए। ट्रेन दोबारा से चल पड़ी। सारे मुसाफिर बेखबर थे कि इनकी ट्रेन में भी अब ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं और थोड़ी देर में अब इनकी भी शामत आने वाली है। फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सब परेशान हो गए। इन 3 ज़ॉम्बीज़ ने लोगों पर हमला कर दिया और एक एक करके इनको काटना शुरू कर दिया। एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डिब्बे की तरफ भागा, मगर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाता, उसको एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। जिस डिब्बे में मम्मी टूटू और स्वीटू थे, वो लोग देख रहे थे कि बराबर वाले डिब्बे में ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। अब इनको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। सब पीछे की तरफ भागे ताकि दूसरे डिब्बे में चले जाएं, क्योंकि अब ये ज़ॉम्बीज़ इस डिब्बे में आने के लिए रेडी थे। दूसरे डिब्बे में जाने के लिए एक आदमी दरवाजे पे लाते मार रहा था। ये दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है, ये तो नहीं खुल रहा। ओह नो, हम लोग अब इधर फंस गए हैं। ज़ॉम्बी बस आकर के हमें भी खा जाएगा। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तो किसी भी लम्हे इस डिब्बे में आ जाएंगे। मम्मी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे कम से कम हम इन बच्चों को बचा सकते हैं। उधर हाईवे पर आर्मी चीफ अपना टैंक लेकर के पुलिस चीफ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और गोला भी मार रहे थे। सर, आर्मी चीफ तो हमें जान से मार डालेगा, अब क्या करें? तुम गाड़ी को लेफ्ट राइट करते रहो, मेरे पास एक प्लान है, मैं पीछे सीट पर जा रहा हूँ। ओके। इस बॉम्ब को फटने में बस थोड़ी ही देर रह गई थी, मगर आर्मी चीफ इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और इन पर गोलाबारी भी करता चला जा रहा था। पुलिस चीफ पीछे सीट पर आकर बैठे और उन्होंने एक झटके से इस बॉम्ब को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बॉम्ब सीधा टैंक के नीचे जाकर के फट गया और उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगीं।
पुलिस चीफ तो यहाँ से तेजी से निकल गए, मगर टैंक तबाह हो गया और उसमें आग लग गई और आर्मी चीफ अंदर ही रह गया। ज़ॉम्बीज़ इस डिब्बे में भी आ चुके थे और यहाँ आकर के उन्होंने लोगों को काट खाना शुरू कर दिया था। मगर लोगों ने ट्रेन की खिड़की तोड़ करके बच्चों को ट्रेन के बाहर लटका दिया था। सब ठीक हो जाएगा बच्चों, एहतियात से तुम लोग बस आगे चलते चले जाओ। जाओ जाओ, फौरन यहाँ से चले जाओ। आ, 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 आ। मम्मी, मेरी मम्मी। टूटू, मम्मी ने जो कहा था वो याद रखो। चलो यहाँ से फौरन, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। चारों बच्चे एहतियात के साथ ट्रेन को पकड़ पकड़ करके आहिस्ते आहिस्ते पीछे जाने लगे। जहाँ पर जहाज गिरा था वहाँ से दादा अब्बू और ढांचा भाई बहुत दूर निकल गए थे, क्योंकि इन्हें डर था कि जहाज से ज़ॉम्बीज़ ना बाहर आ जाएं। अरे ढांचा, वो देखो, किसी का घर, आओ इनसे मदद मांगते हैं। अरे डर काहे को रहा है, क्या हो गया है? ढांचा भी बहुत अजीब है, बिला वजह डर रहा है। ढांचा तो इसलिए वहां से गायब हो गया क्योंकि दादा अब्बू जिस घर की तरफ जा रहे थे वो तो जेसन का घर था। दादा अब्बू ने जब दरवाजा खटखटाया तो जेसन, रॉड, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा सब खड़े हुए थे। हेलो, आपको किससे मिलना है? मम्मी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो ट्रेन में बच्चों को ढूंढ रही थी। बच्चे ट्रेन के किनारे चलते चलते आखिरी डिब्बे के बाहर खड़े हुए थे। टूटू ने कहा, स्वीटू बाजी, अब हम कहाँ जाएं? हम तो यहाँ पर फंस गए। आहिस्ते बोलो टूटू, ज़ॉम्बीज़ हमारे बहुत करीब खड़े हुए हैं। दादा अब्बू ने जब जेसन के घर का दरवाजा खटखटाया तो ईवल नन ने घर का दरवाजा खोला और बोली, हेलो, आपको किससे मिलना है? दादा अब्बू की इन सब को देख करके जान निकल गई और बोले, अरे आप लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं मिलना। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पकड़ो इन्हें, इससे पहले कि ये भाग जाए। फिर सब के सब दादा अब्बू के पीछे भागे। दादा अब्बू भागते भागते बहुत आगे निकल गए थे। उनको समझ आ गया था कि आखिर ढांचा उन्हें उस घर में जाने से क्यों मना कर रहा था। फिर दादा अब्बू ने सामने देखा, ये क्या, सारे ज़ॉम्बीज़ तो सामने खड़े हुए थे। जहाज में जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो जहाज से बाहर निकल आए थे और अब इन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दादा अब्बू की तलाश में ये लोग भी यहाँ पर पहुँच गए। मिस्टर मीट ने कहा, ए, वो बुड्ढा कहाँ चला गया? अरे उसे छोड़ो, वो देखो हमारे लिए वहां पर कितने सारे लोग आ गए हैं। ज़ॉम्बीज़ भूख की वजह से आगे चलना शुरू हो गए। ईवल नन इन्हें देख करके समझ गई कि ये इंसान नहीं है, इसलिए वो बोली, रॉड, इनमें से कोई भी इंसान नहीं है, भागो यहाँ से फौरन। फिर ये सब फौरन यहाँ से भाग गए। दादा अब्बू भाग करके झाड़ियों के अंदर छुप गए। ज़ॉम्बीज़ उनके बहुत करीब करीब से जा रहे थे, मगर शुक्र है किसी भी ज़ॉम्बी ने उनको नहीं देखा। मैंडी को बस अब ज़ॉम्बीज़ काटने ही वाले थे। फिर अचानक मैंडी की मदद के लिए कोई यहाँ पर आ गया था। ये जेफ द किलर था जो मैंडी को बचाने के लिए आया था। ज़ॉम्बीज़ ने पलट करके देखा कि यहाँ कौन आ गया। फिर एक ज़ॉम्बी भाग करके जेफ द किलर के पास गया तो मुक्का खा करके नीचे गिर गया, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज़ को और गुस्सा आ गया और वो भी जेफ द किलर को पकड़ने के लिए भागे। जेफ द किलर को देख करके मैंडी में हिम्मत आई और उसने ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। मैंडी की लात खा करके तीनों ज़ॉम्बीज़ जमीन पे गिर पड़े। मैंडी फौरन से ज़ॉम्बी फायर को पकड़ने के लिए भागी। मैंडी ने ज़ॉम्बी फायर उठा लिया था और देख रही थी कि इसको लोड कैसे करना है। उधर जेफ द किलर पर तीनों ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और उसे पकड़ लिया था। और मैंडी के पीछे जो ज़ॉम्बीज़ थे जिनको मैंडी ने लात मार करके गिराया था वो उठ करके खड़े हो गए थे। फिर मैंडी ने उन पर फायर कर दिया।
ज़ॉम्बी फायर से कुछ रेज निकली जिससे वो दोबारा जमीन पे गिर गए। जेफ द किलर को इन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए मैंडी को इन ज़ॉम्बीज पर फायर करना पड़ेगा। मैंडी ने कहा, जेफ तुम पीछे हटो, मुझे इन पे फायर करना है। जेफ द किलर ने कहा, तुम फायर कर दो मैंडी, मेरी परवाह मत करो। मैंडी ने फिर इन पर ज़ॉम्बी फायर से फायर कर दिया जिससे इन सबको करंट लगने लगा और फिर ये लोग एक एक करके जमीन पर गिर गए। मैंडी को जेफ द किलर पे अफसोस हो रहा था कि ये तो उसे बचाने आया था। अरे ये क्या, प्रोफेसर तारा समेत बाकी 2 ज़ॉम्बीज तो ठीक हो गए। प्रोफेसर तारा मैंडी के पास आए और बोले, अरे मैंडी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में ये ज़ॉम्बी फायर क्या कर रही है? प्रोफेसर तारा, आपकी गन काम करती है। आप ज़ॉम्बी बन गए थे और अब आप ठीक हो गए। क्या आपको कुछ याद नहीं? ओके, अब मुझे बाकी ज़ॉम्बीज पर भी फायर करना होगा ताकि मैं इनको भी ठीक कर सकूं। फिर मैंडी ने ज़ॉम्बी फायर से जितने भी ज़ॉम्बी ज़मीन पे गिरे हुए थे उन पर फायर किया ताकि ये ठीक हो जाएं। मैंडी, मेरी ज़ॉम्बी फायर तो वाकई काम करती है। प्रोफेसर तारा ये देख के खुश हो रहे थे कि ज़ॉम्बी फायर की वजह से ये लोग सब ठीक हो गए। जेफ द किलर फिर मैंडी के पास आया तो मैंडी ने उसको कहा, थैंक यू जेफ, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना मैं भी ज़ॉम्बी बन जाती। जेफ तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी मदद के लिए पुलिस चीफ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा? नहीं, पुलिस चीफ ने मुझे मिस्टर मीडो ग्रैंडपा के साथ इसलिए आज़ाद किया ताकि मैं जंगल में उनकी खुफिया जगह का पता कर सकूं। मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना चाहिए। थैंक यू सो मच जेफ। प्रोफेसर तारा, हमारा एक ज़ॉम्बी फायर से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी बहुत सारी गन्स चाहिए होंगी। मैंडी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर के अभी थोड़ी देर में तुम्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी फायर दे दूंगा। ये लोग सब ज़ॉम्बी से बच करके भागते हुए अपने घर तक वापस आ गए थे। रॉड ने पलट करके देखा और बोला, अरे क्या मुसीबत है, ये लोग तो हमारे पीछे यहाँ तक आ गए। चलो सब फौरन से गाड़ी में बैठ जाओ, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये सारे ज़ॉम्बीज बहुत भूखे थे मगर फिर भी आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और इनमें दादी और डैडी भी शामिल थे। वो लोग तो गाड़ी में बैठ करके फौरन वहाँ से निकल गए। दादा अब्बू इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। दादा अब्बू ने एक पत्थर उठाया और खींच करके दादी को मारा, जो कि उनकी गर्दन पे जा करके लगा। दादी और डैडी ने जैसे ही पलट करके देखा तो दोनों खुश हो गए कि कोई तो खाने को मिला। अरे मेरी बेगम, मेरे बच्चे, कहाँ जा रहा है? इधर आ, मेरे पास आ। दादा अब्बू जान करके इनको अपने पीछे लगाना चाह रहे थे कि कहीं ये दोनों दूसरे ज़ॉम्बीज़ के पीछे चलते हुए जंगल में कहीं दूर भटक न जाएं। पुलिस चीफ भी प्रोफेसर तारा की लेबॉर्ट्री पहुंच चुके थे और ये देख करके खुश हो रहे थे कि यहाँ सब के सब लोग ठीक हो चुके थे और उनके हाथ में ज़ॉम्बी फायर भी थी। पुलिस चीफ ने कहा, मैंडी और प्रोफेसर तारा, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। हमारे पास अब ज़ॉम्बी फायर आ गई है जिससे हम ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छा काम किया कि शहर वालों को जहरीले बॉम्ब से फटने से बचा लिया। मैंडी, जेफ को क्या हुआ है? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। सर, जेफ द किलर ने मुझे ज़ॉम्बी से बचाया मगर फिर ज़ॉम्बीज़ ने इसे पकड़ लिया। मैंने ज़ॉम्बी फायर से इस पर फायर किया तो इसकी रेस से इसको कुछ हो गया है। इसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जेफ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंडी, मुझे तुम्हें 2 बुरी खबरें बतानी हैं। पहली ये कि जिस जहाज़ में दादा दादी और डैडी थे वो जहाज़ जंगल में कहीं क्रैश कर गया है और हमें शक है कि उस जहाज़ के अंदर ज़ॉम्बीज़ चढ़ गए थे। और दूसरी बुरी खबर ये है कि जिस ट्रेन में मम्मी, टूटू और स्वीटू थे उस ट्रेन पर भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया है और हो सकता है वो पूरी की पूरी ट्रेन ज़ॉम्बी बन गई हो। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ पुलिस चीफ, अब हम क्या करेंगे? टूटू, स्वीटू और 2 बच्चे ट्रेन के आखिरी डिब्बे के किनारे पर खड़े हुए थे। यहाँ पर मम्मी आ गई थीं और अपने सर से शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। टूटू ने कहा,
स्वीटू बाजी, अब हम लोग कहाँ जाएं? मम्मी तो हम लोग को खा लेगी। मुझे लग रहा है कि ट्रेन स्लो हो रही है, शायद कोई स्टेशन आने वाला है। स्वीटू ठीक कह रही थी। यहाँ पर एक स्टेशन आ गया जहाँ पर 4 लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए रेडी थे। ट्रेन जैसे यहाँ पर रुकी तो दरवाज़ा खुला और सामने ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। टूटू और स्वीटू प्लेटफॉर्म पर आए। स्वीटू ने कहा, आप लोग यहाँ से भागें, ट्रेन में ज़ॉम्बीज़ हैं। मम्मी। ये लोग फौरन यहाँ से भागे और ज़ॉम्बीज़ ट्रेन से बाहर आ गए। टूटू चलो, भागो यहाँ से। मम्मी, हम आपके बच्चे हैं, क्या आप हमें भूल गई हैं? टूटू, मम्मी ज़ॉम्बी बन गई हैं, वो हमारी बात नहीं सुन सकती। ज़ॉम्बीज़ आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना शुरू हुए। फिर अचानक से इन पर लेज़र फायर होना शुरू हुआ और ये लोग एक एक करके ज़मीन पे गिर गए। ये मैंडी थी जिसने 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर के इन पर फायर कर दिया था। तुम दोनों ट्रेन के अंदर जाओ, अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे। दोनों पुलिस वाले भाग करके ट्रेन के अंदर चले गए। मैंडी आगे जा करके मम्मी को देखने लगी। फिर पलट करके उसने टूटू और स्वीटू से पूछा, टूटू, स्वीटू, तुम दोनों ठीक हो? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? दोनों भागते हुए आगे आए। टूटू ने बोला, मैंडी, हम दोनों तो ठीक हैं, मगर ये तुमने क्या किया? हमारी मम्मी को मार डाला। अरे बच्चों, परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी और ये सारे ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अरे आ जाओ, हमको खाना चाहते हो? आओ, खा लो हमको। दादा अब्बू ने जानबूझ करके दादी और डैडी को अपने पीछे लगा लिया था और इन लोगों को लेकर के जहाज़ के पास आ गए थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जहाज़ के पास कोई ना कोई मदद ज़रूर आएगी। मगर ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं और दादा अब्बू को पता भी नहीं चला। ये सारे के सारे जहाज़ वाले ही ज़ॉम्बीज़ थे जिन्होंने दादा अब्बू को घात लगा करके चारों तरफ से घेरे में ले लिया था और अब दादा अब्बू का बचना नामुमकिन था। दादा अब्बू ने कहा, काटना चाहते हो? काट लो, हमको अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा तुम लोगों से। अपने जैसा बनाना चाहते हो? बना लो मुझे भी। दादा अब्बू ने आंखें बंद की और उसी वक्त लेजर की फायरिंग शुरू हो गई और ज़ॉम्बीज़ को करंट लगने लगा और एक एक करके सब जमीन पर गिर गए। दादा अब्बू ने आंखें खोल करके देखा तो हैरान हो गए कि आखिर सारे ज़ॉम्बीज़ जमीन पर कैसे गिर गए। तो उन्होंने सामने देखा कि सामने पुलिस चीफ आ चुके थे। प्रोफेसर तारा और उनके असिस्टेंट्स ने मिलकर के बहुत सारे ज़ॉम्बी फायर बना करके उनका ढेर लगा दिया था। अब इन ज़ॉम्बी फायर को शहर में लेकर के कौन जाएगा? मैं लेकर के जाऊंगा। जेफ द किलर पास ही बैठा हुआ था। वो बोला, आप फिक्र नहीं करें, मैं लेकर के जाता हूँ। ग्रैनी के ज़ॉम्बी बनने की वजह से शहर में बहुत तबाही हुई थी। वो लोगों को काट काट करके ज़ॉम्बी बनाती चली जा रही थी। ज़ॉम्बीज़ हमला करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, मगर जो ज़ॉम्बीज़ तारा लेबोरेटरी में ठीक हो गए थे अब वही इनका मुकाबला कर रहे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लेज़र लग गया था और कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ से भाग गए। दादी और डैडी ठीक हो गए थे। पुलिस चीफ दादा के साथ इन लोगों को शहर लेकर के आ गए थे। थोड़े से पुलिस वाले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे। थोड़ी देर में मैंडी भी यहाँ पर आ गई और अपने साथ मम्मी, टूटू और स्वीटू को 2 पुलिस वालों के साथ ले आई। सब बहुत डरे हुए थे। मैंडी ने पूछा, आप लोग सब ठीक हैं? क्या पोजीशन है पुलिस चीफ? अरे तुम लोगों को जिंदा सलामत देख करके खुशी हुई। मैंडी, पोजीशन ये है कि ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे हैं और ज़ॉम्बी फायर कम हैं। हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी फायर की ज़रूरत है। अरे यहाँ पर इतनी तेज़ी से ये कौन आ रहा है? ये जेफ द किलर था जो पुलिस की गाड़ी में ज़ॉम्बी फायर भर करके तेज़ी से इनके करीब आकर के इसने गाड़ी को ब्रेक लगाया। क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे डरने की कोई बात नहीं है, जेफ जो है अपना आदमी है। गाड़ी की पिछली सीट और डिग्गी में ज़ॉम्बी फायर भरा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। जबरदस्त जेफ, हमें इसी का इंतजार था। फिर सारे ज़ॉम्बी फायर गाड़ी से निकाल करके जमीन पर रख दिए गए।
मैंडी ने मम्मी और टूटू को ये कहा कि जो भी ज़ॉम्बी ठीक होकर के आए उसको एक ज़ॉम्बी फायर दे दे। सब अलग अलग ज़ॉम्बीज़ की तलाश में निकल गए। दादा और डैडी मिल करके ज़ॉम्बीज़ की तलाश में निकल पड़े। मैंडी ने जेफ द किलर और पुलिस चीफ को कहा कि हमें सबसे पहले ग्रैनी को ढूंढना है। ग्रैनी को ढूंढना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लोगों को ज़ॉम्बी बना रही थी। फिर मैंडी को लगा कि उसने ग्रैनी को भागते हुए देखा। फिर वो फौरन से ग्रैनी के पीछे भागी। मैंडी जैसे यहाँ पर पहुंची, ग्रैनी ने उसे जोर का मुक्का मार दिया। मैंडी दूर जाकर के गिरी और उसका ज़ॉम्बी फायर भी खराब हो गया। मैंडी ने मुश्किल से आंखें खोल करके देखने की कोशिश की मगर उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। ग्रैनी में ज़ॉम्बी बनने के बाद से कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई थी। फिर शुक्र है यहाँ पर मैंडी की मदद के लिए कोई आ गया और उसने ज़ॉम्बी फायर से ग्रैनी पर फायर कर दिया, जिससे ग्रैनी को एक जोर का झटका लगा और वो फिर जमीन पर गिर गई। ये जेफ द किलर था जिसने ग्रैनी पर फायर किया था। जेफ द किलर भाग करके मैंडी के पास आया और बोला, मैंडी उठ जाओ, उठो मैंडी। मगर मैंडी से पहले ग्रैनी उठ करके खड़ी हो गई। अरे ये मैं कहाँ हूँ और ये मैंडी को किसने मारा? तुमने मारा जेफ? जेफ ने ग्रैनी को रख करके एक मुक्का मारा। मुझे क्यों मारा जेफ तुमने? दूसरा मुक्का खा करके ग्रैनी गाना गाने लगी। ओए अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई। ओए अम्मा, मैं तो टूट के बिखर गई। ओए अम्मा, ओए अम्मा, ओए अम्मा। फिर अचानक से इसने जेफ के सर पर जोर की लात मारी। जेफ के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और वो जोर जोर से चीखने लगा। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? अरे जेफ, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? सॉरी ग्रैनी, नहीं, अब मैं होश में आ गया हूँ। मैंडी, फिर मिलते हैं। जेफ के सर में जो चिप थी वो खराब हो गई और फिर वो वहां से ग्रैनी के साथ भाग गया। शहर में आहिस्ते आहिस्ते लोग ठीक होना शुरू हो गए थे। जितने भी ज़ॉम्बी सड़क पर थे वो तो तकरीबन सब के सब ठीक हो ही गए थे। पुलिस लोगों के घरों में जाकर के भी चेक कर रही थी कि कहीं कोई ज़ॉम्बी रह ना गया हो। मैंडी अभी वहीं पे गिरी हुई थी। फिर उसे आहिस्ते आहिस्ते होश आने लगा। फिर वो उठ करके खड़ी हुई और याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। उसने इधर उधर देखा मगर यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंडी फिर जब वापस आई तो पुलिस चीफ ने इससे पूछा, क्या हुआ मैंडी, तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी इतनी देर से और क्या हुआ? ग्रैनी का कुछ पता चला? सर में ग्रैनी को बस पकड़ने ही वाली थी मगर उसने मुझे इतनी जोर का मारा कि मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। शायद जेफ ने मुझे ग्रैनी से बचाया मगर जब मैं होश में आई तो वहां पे ना जेफ था ना ग्रैनी थी। फिर यहाँ पर एक पुलिस वाला आया और उसने बोला, सर जितने ज़ॉम्बी सड़क पर थे वो सब ठीक हो गए हैं। अब हम घरों में जाकर के ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर रहे हैं। सुबह तक वो सब भी ठीक हो जाएंगे। ये खबर सुनकर के सब खुश हो गए। दादा अब्बू ने कहा, चलो शुक्र है कि हम लोग सब बच गए। अब तो थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली है। टूटू जोर से चीखा, नहीं। सब डर गए। मम्मी ने पूछा, क्या हो गया टूटू? सुबह होने वाली है, यानी कि स्कूल जाने का टाइम। ओह नो, मैंने तो पूरा दिन आराम भी नहीं किया। टूटू, इतना तो तुम ज़ॉम्बीज़ से नहीं डरे जितना स्कूल जाने से तुम डरते हो। स्वीटू की बात सुनकर के सब लोग हंसने लगे। आखिरकार इन सब लोगों ने मिल करके ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी और इस तरह ये लोग कामयाब हो गए। पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जेफ द किलर और ग्रैनी दूर हाईवे पर निकल गए थे। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर के दिमाग में जो कंप्यूटर चिप लगाई थी वो ज़ॉम्बी फायर के लेज़र की वजह से और ग्रैनी के इसके सर पर लात मारने की वजह से पूरी ख़राब हो गई थी और अब जेफ वापस से जेफ द किलर बन चुका था।